जय हिंद फ्रेंड्स। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जीके मिलेनियर्स में। आइए हम बात करेंगे आज जेपीएससी सेट प्रैक्टिस के इम्पोर्टेंट सेट में। और आज हम बात करने वाले हैं जेपीएससी सेट के पेपर 2 से। पेपर 2 बता दें कि ये झारखंड जीके स्पेशल सेट होता है। झारखंड जीके का 100 प्रश्न होते हैं जो कि टोटल झारखंड जीके पर बेस होते हैं। तो याद रखेंगे ये पेपर 2 के बारे में। इससे पहले हम कल जो देखे थे वो पेपर 1 का सेट हम डाल चुके हैं। फिर अगले दिन हम जब बात करेंगे वो पेपर 1, फिर उसके अगले पेपर 2। इस तरह से अल्टरनेट करके हम 30 दिनों में, क्योंकि आपको पता है कि अब आपके आने वाले समय में पूरे अप्रैल अगर देखा जाए तो पूरे अप्रैल में 30 दिनों में अगर बात करें तो 15 सेट पेपर 1 प्लस 15 सेट पेपर 2, ये दोनों के 15-15 सेट हम डालेंगे। और ये 15 सेट जब आप पूरा देख लेते हैं उसके बाद डेफिनेटली यहाँ से कई सारे सवाल जो ऐसे होंगे जो कि हूबहू आपको देखने को मिलेगा। चलिए हम शुरू करते हैं आज के सेट में। आज का पहला सवाल हम देखते हैं कि आज का पहला सवाल है कि मुंडा शासन व्यवस्था में बरकंदाज का कार्य क्या होता है। हम जानते हैं कि कई अलग अलग शासन व्यवस्था हम पढ़ते हैं, जैसे नागवंशी शासन व्यवस्था, मुंडा शासन व्यवस्था, मांझी शासन व्यवस्था, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था। ये अलग अलग शासन व्यवस्था से क्या है कि एक एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है। उसमें से पूछा जा रहा है कि बरकंदाज का इसमें कार्य जो होता है वो क्या होता है। तो याद रखेंगे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी सिपाही। याद रखेंगे मुंडा शासन व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई जो वो गांव को माना जाता है, जो कि गांव के प्रधान मुंडा होते हैं। इसमें कई सारे अलग अलग पद आपको देखने को मिलता है, कई सारे अलग अलग पद देखने को मिलता है, जैसे ठाकुर, दीवान, पांडे, बरकंदाज, लाल। ये सभी पद जो वो अलग अलग कार्यों के लिए, संचालन के लिए इनको रखा जाता है। जैसे ठाकुर का कार्य होता है पढ़ा राजा का सहायक होता है। दीवान जो होता है वो पढ़ा राजा का मंत्री, जो कि, और याद रखेंगे दीवान 2 भागों में बटा हुआ है, एक है गढ़ दीवान और दूसरा है राज दीवान। पांडे का कार्य होता है कागजातों या दस्तावेजों को संभालने का कार्य होता है, जबकि बरकंदाज ये सिपाही होता है जो कि गांव गांव में नोटिस भेजने का कार्य इनका होता है। जबकि लाल अगर बात करें तो ये सभा में वकील की भांति इनका कार्य होता है, जो कि अलग अलग भागों में ये भी बटे होते हैं, जैसे बड़ लाल, मंझ लाल और छोट लाल। इस तरह से करके कह सकते हैं कि ये भी 3 भागों में बटा हुआ है। बात करें कि गांव की सबसे बड़ी इकाई, तो गांव की सबसे बड़ी इकाई पढ़ा कहलाता है, जो कि 12 से 20 गांवों को मिला करके एक पढ़ा का निर्माण होता है। अगर आगे बात करें इनके प्रधान को क्या कहा जाता है, तो पढ़ा के प्रधान को पढ़ा राजा या कहीं कहीं आपको मानकी भी देखने को मिलता है। पढ़ा से एक बड़ी इकाई है जिसका नाम है राज। पढ़ा से भी ये बड़ी इकाई होता है जिसका प्रधान जो वो राजा कहलाता है, प्रधान जो वो राजा कहलाता है। याद रखेंगे राज्यसभा जो है वो मुंडाओं के लिए उच्चतम न्यायालय के समान माना जाता है। तो ये कह सकते हैं कि एक ऐसा इकाई माना जाता है या एक ऐसा सभा देखने को मिलता है जो कि मुंडा राजाओं के लिए, या तो कह सकते हैं कि ये राज्यसभा जो होता है वो मुंडा जनजातियों के लिए, या कह सकते हैं कि मुंडा शासन व्यवस्था में जो वो सुप्रीम कोर्ट की भांति यानी उच्चतम न्यायालय के समान जो वो कार्य होता है। आगे चलते हैं, अगला सवाल है कि इनमें से किस शासन व्यवस्था ने मानकी के स्थान पर भूयहर शब्द का प्रचलन चलाया। तो ये कह सकते हैं कि अगला क्वेश्चन है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है कि इसमें से किस शासन व्यवस्था ने मानकी के स्थान पर भूयहर शब्द का प्रचलन चलाया था। तो अगले अगर बात करें क्वेश्चन में, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है मुंडा शासन व्यवस्था, मांझी शासन व्यवस्था, नागवंशी शासन व्यवस्था या डोकलो सोहोर शासन व्यवस्था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नागवंशी शासन व्यवस्था। इसका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बता दें कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। जैसे इसमें देख लेते हैं क्वेश्चन को, अगर बात करें तो इसमें सारे चीज़ देख लेते हैं। छोटा नागपुर के नागवंशी राजाओं की शासन व्यवस्था को नागवंशी शासन व्यवस्था कहते हैं। अगर बात करें पढ़ा तक जो निर्माण होता है, पढ़ा का जो निर्माण होता है वो लगभग 12 से 20 गांवों को मिलाकर के एक पढ़ा का निर्माण होता है। पढ़ा का प्रधान जो कहलाता है नागवंशी शासन व्यवस्था में, उसे मानकी के नाम से जाना जाता है। याद रखेंगे नागवंशी शासन तंत्र का सबसे प्रमुख जो होता है वो राजा होता है, जिसे अंतिम न्यायालय के रूप में माना जाता है। यानी कह सकते हैं कि जो भी इनका न्याय होता है वो अंतिम न्याय के रूप में माना जाता है। आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में गांव के पुजारी पाहन का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। हम जानते हैं कि पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में जो गांव के पुजारी जो होते हैं उनको पाहन के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे सवाल है कि पाहन का कार्यकाल जो होता है वो कितने वर्षों का होता है, 2 वर्ष, 3 वर्ष या फिर 5 वर्ष या 10 वर्ष।
तो याद रखेंगे इनका जो कार्यकाल होता है वो 3 वर्ष का कार्यकाल होता है। याद रखेंगे गांव के पुजारी जो पाहन का कार्यकाल होता है वो कितने वर्षों का होता है, 3 वर्षों का होता है। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था जो मुख्य रूप से उरांव जनजाति में प्रचलित शासन व्यवस्था को ही हम पंचायत शासन व्यवस्था कहते हैं। कई बार क्या होता है कि हमको यहाँ से ही कन्फ्यूजन होता है कि आखिर में कौन सी शासन व्यवस्था किस जनजाति से संबंधित है। तो इसको आप जरूर याद रखेंगे कि पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था जो है वो गांव के पुजारी जो पाहन होता है उसका कार्यकाल 3 वर्ष होता है, और उरांव जनजाति से संबंधित जो शासन व्यवस्था है उसे पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे कुछ और भी पॉइंट देख लेते हैं। जैसे गांव का पुजारी जो होता है वो पाहन होता है, इनका कार्यकाल 3 वर्षों का होता है। गांव पंचायत का प्रधान जो महतो होता है, जो कि वंशानुगत एवं ज्येष्ठता के आधार पर इनका सिलेक्शन होता है, यानी कह सकते हैं कि जो चुना जाता है गांव के पंचायत का प्रधान। अब यहाँ पे कई लोगों को, कई छात्रों को कह सकते हैं कि यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है, और कई लोग तो हमको मैसेज करके भी बोलते हैं कि गांव का प्रधान तो ये होता है। तो दोनों में आप हमेशा याद रखें, एक होता है गांव का प्रधान, एक होता है गांव का प्रधान, और एक होता है धार्मिक प्रधान। तो ये दोनों चीज़ आप जरूर याद रखेंगे, एक है गांव का प्रधान, एक है गांव का प्रधान, और दूसरा होता है धार्मिक प्रधान, और दूसरा होता है धार्मिक प्रधान। तो धार्मिक प्रधान जो होता है वो धार्मिक कार्यों के संचालन के लिए रखा जाता है, जबकि जो गांव के प्रधान होते हैं वो राजनीतिक, प्रशासनिक, ये सभी कार्यों का संपादन जो होता है वो इनके द्वारा होता है। तो याद रखेंगे गांव का प्रधान अलग है, जिसको हम गांव का मुखिया भी कई जगह देखने को मिलता है, वो अलग होता है, जबकि धार्मिक प्रधान जो होता है वो अलग होता है। तो इन दोनों में आपको कन्फ्यूजन नहीं करना है। आगे इसमें बोला जा रहा है गांव पंचायत का प्रधान जो होता है वो महतो कहलाता है, जबकि गांव का पुजारी जो होता है वो पाहन कहलाता है। पाहन का चुनाव जो होता है वो सरहुल पर्व के दिन ही होता है, सरहुल पर्व के दिन ही पाहन का चुनाव होता है। और इसमें एक होता है भंडारी, एक शब्द आपको देखने को मिलेगा भंडारी, जो कि संदेश वाहक के रूप में कार्य करता है। तो याद रखेंगे यहाँ पे भंडारी का जो कार्य होता है वो क्या होता है, संदेश वाहक की भांति इनका कार्य होता है। आगे चलते हैं, अगला सवाल है कि किस जनजाति के शासन व्यवस्था को मांझी शासन व्यवस्था कहते हैं, या तो कह सकते हैं कि किस शासन व्यवस्था को मांझी शासन व्यवस्था, किस जनजाति के शासन व्यवस्था को मांझी शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी संथाल जनजाति। याद रखेंगे संथाल जनजाति की शासन व्यवस्था को ही मांझी शासन व्यवस्था कहा जाता है। इसमें से कई सारे कार्य आपको देखने को मिलेगा, कई सारे यहाँ पे अलग अलग जो कह सकते हैं कि व्यक्ति की भूमिका होती है। जैसे इसमें एक होता है मांझी, जो कि प्रधान जो होता है उनको मांझी कहा जाता है। एक है भगदू प्रजा, भगदू प्रजा ये कह सकते हैं कि गांव के बुजुर्ग लोग होते हैं, जो कि कह सकते हैं कि विधि व्यवस्था का कार्य करने के लिए उनका प्रयोग किया जाता है। नायके, धार्मिक प्रधान का जो कार्य होता है उनके नायके के द्वारा होता है। जबकि लासेर टांगा, ये भी शब्द आपको प्रचलन देखने को मिलता है मांझी शासन व्यवस्था या संथाल जनजाति की शासन व्यवस्था में। बात करें इनमें परगना जो होता है वो 15 से 20 गाँवों को मिलाकर के परगना का निर्माण होता है, और इसके प्रधान को परगनैत कहा जाता है। याद रखेंगे मांझी शासन व्यवस्था या संथाल जनजातियों की शासन व्यवस्था में सबसे हल्का दंड जो देखने को मिलता है वो करेला, जो कि लगभग 1.5 रुपये के आर्थिक दंड के रूप में माना जाता है। जबकि सबसे कठोर दंड जो इनमें होता है वो बिटलाह, यानी कह सकते हैं कि ये सामाजिक बहिष्कार, कह सकते हैं कि ये काफ़ी घोर अपराध के लिए ऐसे कह सकते हैं कि सजा जो या दंड दिए जाते हैं, जो कि कह सकते हैं कि काफ़ी खराब, जब ये कह सकते हैं कि कार्यों के लिए ऐसा दंड दिया जाता है, जब कह सकते हैं कि जो कि लगभग सामाजिक बहिष्कार, या कह सकते हैं कि गांव से उनको बहिष्कृत कर दिया जाता है काफ़ी समय के लिए। लेकिन हालांकि बाद में ये कुछ कंडीशन है, जिसके अलावा बाद में उसे कह सकते हैं कि फिर से वापस बुलाया जाता है, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन रखा गया है। जैसे कुछ सामूहिक भोज वगैरह का व्यवस्था किया जाता है, जिसमें से सभी लोगों को ये खाना पीना ये सभी का कुछ प्रावधान होता है, और कुछ कंडीशन अप्लाई होने के बाद ये कह सकते हैं कि फिर से उसको वापस बुलाया जाता है। लेकिन कई वर्षों के बाद, तुरंत तो इसे नहीं होता है। लेकिन उस समय जो सबसे कठोर दंड माना जाता है वो बिटलाह या बिटलाह कई जगह आपको देखने को मिलेगा। अगला सवाल है कि मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में कितने गांव को मिलाकर एक पीढ़ का निर्माण होता है। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में कितने गांव को मिलाकर एक पीढ़ का निर्माण होता है। ऑप्शन है 5 से 8 गांव, 8 से 12 गांव, 8 से 15 गांव, या 15 से 20 गांव। हम जानते हैं कि 15 से 20 गांवों को मिलाकर के एक पीढ़ का निर्माण होता है। हो जनजाति में प्रचलित शासन व्यवस्था को ही हम मुंडा मानकी शासन व्यवस्था कहते हैं।
तो आप एक एक करके सभी चीज़ों को आप जरूर ध्यान रखेंगे कि किस जनजाति की शासन व्यवस्था को कौन सी शासन व्यवस्था कहते हैं। तो मुंडा मान की शासन व्यवस्था ये मुख्य रूप से जो है वो हो जनजातियों में प्रचलित देखने को मिलता है। जैसे इसके पहले हमने देखा मांझी शासन व्यवस्था, ये संथाल जनजातियों में ज़्यादा प्रचलित है। इसी तरह से कई सारे शासन व्यवस्था आपको देखने को मिलता है। अगला इसमें है कि गांव का प्रधान जो होता है इसे मुंडा के नाम से जाना जाता है। जो गांव के धार्मिक प्रधान होते हैं उसे दिउरी कहा जाता है। जबकि पीड़ जो होता है वो 15 से 20 गांव को मिलाकर के एक पीड़ का निर्माण होता है और इसके प्रधान को मानकी कहा जाता है। तो याद रखेंगे पीड़ का जो प्रधान होता है उसे मानकी के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है कि डोकलो सोहोर शासन व्यवस्था, डोकलो सोहोर शासन व्यवस्था कितने स्तरों में बटा है। डोकलो सोहोर शासन व्यवस्था कितने स्तरों में बटा हुआ है, 2 स्तर, त्रिस्तर या 4 स्तर या 5 स्तरों में। तो हम जानते हैं कि डोकलो सोहोर शासन व्यवस्था सबसे पहले हम जानते हैं कि ये खड़िया जनजाति में प्रचलित शासन व्यवस्था को हम डोकलो सोहोर शासन व्यवस्था कहते हैं। डोकलो सोहोर शासन व्यवस्था मुख्य रूप से ये 2 स्तरों में बटा होता है, 2 स्तरों में बटा होता है। वो कौन कौन से होते हैं तो देख लेते हैं थोड़ा सा। जैसे हम जानते हैं कि डोकलो व्यवस्था यानी गांव स्तर पर जो गांव पंचायत होता है उसे डोकलो व्यवस्था कहा जाता है। जबकि सोहोर व्यवस्था अगर बात करें तो सोहोर स्तर पर सोहोर पंचायत का गठन होता है। तो ये 2 स्तरों में बटा हुआ होता है डोकलो सोहोर शासन व्यवस्था। अगर आपसे पूछा जाए कि डोकलो सोहोर शासन व्यवस्था किस जनजाति में प्रचलित शासन व्यवस्था को डोकलो सोहोर शासन व्यवस्था कहा जाता है, तो खड़िया जनजाति इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि संथाल जनजाति के आधार पर जनजातियों में इसका स्थान है। संथाल जनसंख्या के आधार पर अगर देखा जाए तो जनजातियों में भारत में जो स्थान आता है वो कौन सा आता है। भारत की पहली सर्वाधिक जनसंख्या, भारत की दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या, या भारत की तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या, या भारत की चौथी सर्वाधिक जनसंख्या। तो हम जानते हैं कि संथाल जो है वो भारत की तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति मानी जाती है। अब यहाँ पे सवाल ये भी उठ सकता है कि पहला और दूसरा स्थान पे कौन कौन आता है। तो गोंड जनजाति, भील जनजाति, ये सभी आपको पता होगा। तो ये 2 ऐसे जनजाति हैं जो कि पहले और दूसरे स्थान पर आता है। जबकि तीसरे स्थान पर जो है वो संथाल जनजाति का स्थान माना जाता है। अब यहाँ पे जनसंख्या के आधार पर बोला जा रहा है। जनसंख्या के आधार पर अगर बात करें तो संथाल जनजाति जो भारत की तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति मानी जाती है। आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि इनमें से कौन सी जनजाति आदिम जनजाति के अंतर्गत नहीं आता। ऐसे सवाल भी आपसे कई सारे एग्जाम में कह सकते हैं कि डायरेक्टली सवाल पूछा जाता है। जैसे हम जानते हैं कि झारखंड की 32 जनजातियों में 8 ऐसे आदिम जनजाति हैं जो कि अलग श्रेणी में इनको रखा गया है, जिसे आदिम जनजाति के रूप में माना जाता है। अब आदिम जनजाति का भी कह सकते हैं कि लोगों के भ्रम में, या तो कह सकते हैं कि दिमाग में कई सारे गलत भ्रम बने हुए हैं। ऐसा लगता है लोगों को कि शायद आदिम जनजाति है तो वो बड़े पिछड़े होंगे, या तो कह सकते हैं कि बिल्कुल अलग लोगों की श्रेणी में, या तो नीच श्रेणी से भी देखते हैं। लेकिन आदिम का अर्थ यहाँ पे कभी भी कह सकते हैं कि ये नहीं, पिछड़ा कभी भी नहीं होता है। आदिम का अर्थ होता है कि आदिकाल से रहने वाले या प्राचीन समय से रहने वाले जनजाति को आदिम जनजाति के रूप में माना जाता है। इसका कभी भी अर्थ ये नहीं होता कि ये काफ़ी पिछड़े जनजाति होते हैं। हालांकि कुछ ऐसे आदिम जनजाति आपको देखने को मिलता है जो कि पिछड़े होते हैं। इसका कारण भी होता है क्योंकि वो पहाड़ पर्वतों पर होते हैं, तो उनके पास उतनी व्यवस्था नहीं होती है, जो कि जीविकोपार्जन के लिए उतना उत्तम व्यवस्था नहीं होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि पहाड़ों पर कुछ भी कर पाना ये बड़ा एक कठिन कार्य होता है। चाहे आप खेती की बात करें या तो और भी कोई ऐसे कार्य होते हैं जो कि वहाँ पे कठिन होता है, जिसके कारण से कह सकते हैं कि थोड़ा सा ये आपको हो सकता है कि आपको देखने को मिले। लेकिन आदिम का अर्थ कभी भी ये नहीं होता कि आदिम का अर्थ पिछड़ा होता है। आदिम का अर्थ होता है आदिकाल से रहने वाले, या कह सकते हैं कि प्राचीन काल से रहने वाले झारखंड की जनजातियों को आदिम जनजाति के रूप में माना जाता है। अगर पूछा जाए कि झारखंड में कुल कितने आदिम जनजातियों को अलग अलग श्रेणी में बांटा गया है, तो 8 ऐसे आदिम जनजाति हैं। देख लेते हैं उन सभी को 8 आदिम जनजातियों में, जैसे असुर, बिरहोर, सबर, परहिया, बिरजिया, कोरवा, सौरिया पहाड़िया और माल पहाड़िया। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन में आप देखें तो सबर तो है, बिरजिया भी है, परहिया भी है, लेकिन चीक बड़ाइक जो है ये आदिम जनजाति के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अब इसको याद हम कैसे रखें। बहुत बार क्या होता है कि एग्जाम्स में हमको कन्फ्यूजन होता है। एग्जाम्स में कई बार हमको कन्फ्यूजन होता है कि इसको हम याद कैसे रखें। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है, आप चाहें तो इसे याद रख सकते हैं। इसको याद रखें, बीवी
शौकों पर समाये, क्योंकि हम जानते हैं कि बीवियाँ जो होती है वो उनको शौक काफ़ी होता है, तो काफ़ी शौक होता है और वो इनके इतने शौक होते हैं कि आप उस पे उनके शौकों पे समा सकते हैं, तो इतने उसके शौक होते हैं। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि बीवी शौकों पर समाये। बी से हो गया बिरहोर, बिरजिया, सौरिया पहाड़िया, कोरवा, परहिया, सबर, माल पहाड़िया और असुर। ये सभी जनजाति को 8 आदिम जनजाति आप आसानी से याद रख सकते हैं। आपको एग्जाम के टाइम पे हो सकता है कि कन्फ्यूजन होगा, वैसे में आपको ये हेल्पफुल हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो एक बार आप इसे कॉपी में नोट कर लें और 1-2 बार आप रिवाइज कर लेंगे तो ये आसानी से याद हो जाएगा। बीवी शौकों पर समाये, बिरजिया, बिरहोर, बिरजिया, शौरिया पहाड़िया, कोरवा, परहिया, सबर, माल पहाड़िया और असुर, ये सभी जो है वो नाम है 8 आदिम जनजातियों के। अगला सवाल इसमें पूछा जा रहा है कि झारखंड की जनसंख्या में सदान की जनसंख्या जो है वो लगभग कितनी मानी जाती है। तो सदान, सबसे पहले तो शब्द आता है कि सदान आखिर में है क्या। तो हम जानते हैं कि झारखंड के प्राचीन गैर जनजातीय लोग जो होते हैं वो उनको सदान के रूप में माना जाता है। सदान झारखंड के पुराने या मूल निवासी माना जाता है, माना जाता है, जो कि सदान की कुल जनसंख्या अगर झारखंड में देखा जाए तो लगभग 60% जो वो सदान देखने को मिलता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी 60%। अगला सवाल है, इनमें से किन्हें झारखंड के गांधी के उपनाम से जाना जाता है। झारखंड के गांधी के उपनाम से जाना जाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बागुन सुमरई। बागुन सुमरई कह सकते हैं कि ये झारखंड के गांधी के रूप में प्रचलित है, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में माने जाते हैं, क्योंकि इनका निधन जो 22 जून 2018 को हो गया। 22 जून 2018 को इनका निधन हो गया। 22 जून 2018 को इनका निधन हो गया, और ये झारखंड के गांधी के रूप में प्रचलित थे। और ये याद रखेंगे 5 बार कह सकते हैं कि सांसद भी रहे, और 4 बार ये विधानसभा के कह सकते हैं कि विधानसभा से ये विधायक भी रह चुके हैं। तो इस दृष्टि से यह कह सकते हैं कि काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके बारे में आपको नहीं पता है तो एक बार सर्च करके आप बागुन सुमरई जी के बारे में आप जरूर डिटेल पढ़ लेंगे, क्योंकि यहाँ से आने वाले एग्जाम में आपको सवाल जरूर देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि झारखंड के सरना धर्म से संबंधित गलत कथन का चयन करें। तो यहाँ पे सरना धर्म से संबंधित यहाँ पे पूछा जा रहा है कि गलत कथन कौन सा है, उसका चयन करने बोला जा रहा है। इसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि यह झारखंड की आदि धर्म है, बिल्कुल सही। यह कह सकते हैं कि झारखंड का आदि धर्म के रूप में माना जाता है सरना धर्म को। सरना स्थल या जाहिर थान में साल वृक्षों के झुंड होते हैं, जो इनका पवित्र वृक्ष के रूप में माना जाता है। हम जानते हैं कि साल वृक्ष जो होता है वो जनजातियों या आदिवासियों में काफ़ी ये प्रचलित होता है, और इनका कह सकते हैं कि ये पवित्र वृक्ष के रूप में माने जाते हैं। इसके अलावा साथ ही साथ अगर साल वृक्ष देखें तो झारखंड राज्य का राजकीय वृक्ष के रूप में भी इनको मान्यता प्राप्त है। तो याद रखेंगे ये झारखंड का राजकीय वृक्ष भी होता है। तो सरना स्थल या जाहिर थान में साल वृक्षों के झुंड होते हैं, जो इनका पवित्र वृक्ष है। तो ये भी कथन सही है। तीसरा है कि ये मूर्ति पूजा को विशेष महत्व देते हैं, ये बिल्कुल गलत है। अगला क्वेश्चन है कि अगला इसमें दिया हुआ है कि सरना धर्म जो है वो झारखंड का सबसे पुराना धर्म माना जाता है। तो सरना धर्म जो है वो झारखंड का सबसे पुराना धर्म के रूप में भी माना जाता है। अब यहाँ पे ये ऑप्शन सी जो है वो इसका गलत स्टेटमेंट लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये मूर्ति पूजा नहीं, ये प्रकृति पूजक शुरू से माने जाते हैं। तो याद रखेंगे ये प्रकृति की पूजक जो है वो शुरू से ही रहे हैं, चाहे वो प्रकृति की पूजा ये ज़्यादातर करते हैं, चाहे वो सूर्य हो, और भी कई ऐसे चीज़ हैं जो कि वृक्ष हो, पहाड़ हो, पर्वत हो, जल हो, नदी हो, इन सभी चीज़ों की ये पूजा ज़्यादातर विशेष रूप से किया करते हैं। इसलिए ये प्रकृति पूजक माने जाते हैं, ना कि ये मूर्ति पूजा में उतना महत्व नहीं देते जितना ये प्रकृति पूजक के रूप में माने जाते हैं। तो याद रखेंगे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी ऑप्शन सी जो है वो गलत है, बाकी सभी ऑप्शन जो है वो सही है। अगला सवाल इसमें पूछा गया है कि उस व्यक्ति की पहचान करें जिन्हें 23 अप्रैल 1880 ईस्वी को सिसई स्थित अखाड़े में सुबह सुबह जब उन्होंने प्रशिक्षण शुरू करने के पूर्व प्रार्थना करने के लिए सिर झुकाया तो बोधन सिंह ने उसे गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो इस व्यक्ति की पहचान करने बोला जा रहा है कि आखिर में वो व्यक्ति कौन है जिनका निधन जो वो 23 अप्रैल 1880 को सिसई में अखाड़े में जब वो सुबह सुबह प्रशिक्षण देने के लिए प्रार्थना से पूर्व वो सिर झुकाए थे, तो बोधन सिंह और उसके आदमी ने उसे गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो ये व्यक्ति हैं तेलंगा खड़िया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी तेलंगा खड़िया।
आइए देख लेते हैं थोड़ा सा उनके बारे में, थोड़ा सा डिटेल हम पढ़ लेते हैं तेलंगा खड़िया से संबंधित। इनका जन्म जो हुआ था वो 9 फरवरी 1806 ईस्वी को मुरगू गांव सिसई गुमला जिले में इनका जन्म होता है। वीर साहसी और अधिक बोलने वाले को खड़िया भाषा में तेवलंगा कहते हैं। तो इसी से कह सकते हैं कि यहीं से इनका जो नाम पड़ा है वो तेलंगा पड़ा है, क्योंकि हम जानते हैं कि खड़िया भाषा में जो वीर साहसी और अधिक बोलने वाले व्यक्ति होते हैं उनको तेवलंगा कहा जाता है। यहीं से कह सकते हैं कि तेलंगा शब्द जो आता है वो यहीं से कहीं ना कहीं निकल कर आता है। वे मुरगू ग्राम के जमींदार तथा पाहन परिवार के रहे हैं। ये कह सकते हैं कि उनके पूर्वज जो पहले थे वो जमींदार और कह सकते हैं कि पाहन से संबंधित, पाहन परिवार से संबंधित रह चुके हैं। इन्हें सरना धर्म पर अटूट विश्वास था। ये सरना धर्म को अत्यधिक मानते थे और एक किसान के साथ साथ ये अस्त्र शस्त्र भी चलाना जानते थे तथा अपने लोगों को ये शिक्षा देते थे। इनका निधन अगर बात करें तो 23 अप्रैल 1880 को सिसई गुमला में जब प्रशिक्षण दे रहे थे उसी समय इनको गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। तो याद रखेंगे, इनका कह सकते हैं कि निधन जो हुआ था वो 23 अप्रैल 1880 को सिसई गुमला में हुआ था। इनका जन्म भी गुमला जिले में ही हुआ है। अगला सवाल इसमें पूछा जा रहा है कि नागरिक उड्डयन के जन्मदाता, नागरिक उड्डयन का जन्मदाता के नाम से विख्यात JRD टाटा। JRD टाटा का अगर पूरा नाम देखा जाए तो जहांगीर जी रतन जी दादाभाई टाटा टाटा समूह के कौन से अध्यक्ष रहे हैं। तो अगर पूछा जाए कि ये कौन से अध्यक्ष थे तो याद रखेंगे ये टाटा समूह के चौथे अध्यक्ष के रूप में रहे हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम देख लेते हैं टाटा समूह के अभी तक के जितने भी अध्यक्ष हैं उन सभी अध्यक्षों को हम एक एक करके देख लेते हैं। जैसे इसमें टाटा का जो पहला अध्यक्ष बनाया गया था या पहला अध्यक्ष जो थे वो JN टाटा यानी जहांगीर जी नौशेरवान जी टाटा। इनका कार्यकाल जो था वो 1868 से 1904 तक था। दूसरा अध्यक्ष अगर बात करें तो दोराबजी टाटा, जिनका कार्यकाल 1904 से 1932 तक था। तीसरा अध्यक्ष अगर बात करें तो नौरोजी सकलतवाला, जो कि 1932 से 38 तक। और चौथा अध्यक्ष इसमें जो देखने को मिलता है वो JRD टाटा यानी जहांगीर जी रतन भाई कह सकते हैं कि दादा भाई टाटा, जिनका कह सकते हैं कि कार्यकाल रहा है 1938 से लेकर 1991 तक। ये काफ़ी लंबे समय तक टाटा समूह के अध्यक्ष रहे हैं और ये चौथे अध्यक्ष थे। साथ ही साथ ये कह सकते हैं कि एक सिर्फ ये कंपनी के निर्देशक ही या कह सकते हैं कि अध्यक्ष के साथ साथ ये बड़े इकोनॉमिस्ट भी थे, जिन्होंने बॉम्बे प्लान 1944-45 में जब लागू हुआ था उसमें भी इनका महत्वपूर्ण देखने को मिलता है। साथ ही साथ पायलट लाइसेंस पाने वाले ये पहले भारतीय थे। पायलट लाइसेंस पाने वाले पहले भारतीय भी थे जिन्हें 1929 में इनको लाइसेंस मिला था। इसके अलावा कुछ और बात अगर देखें इसमें से कुछ और बात कर देखा जाए तो याद रखेंगे टाटा एयरलाइंस की स्थापना जो हुई थी वो 15 अक्टूबर 1932 को। तो टाटा एयरलाइंस की स्थापना जो हुआ था वो 15 अक्टूबर 1932 ईस्वी को हुआ था। एयर इंडिया अगर बात करें तो इसका नामकरण बदल करके टाटा एयरलाइंस से बदल करके नाम इनका एयर इंडिया नामकरण जो किया गया था वो 1946 में किया गया था, जिसमें से याद रखेंगे 49% जो वो भारत सरकार का शेयर इसमें हिस्सा था। और इसका राष्ट्रीयकरण जो किया गया एयर इंडिया का वो 1953 में किया गया। तो यहाँ पे सवाल आपसे अलग अलग टाइप से पूछा जा सकता है। अगर पूछा जाए कि टाटा एयरलाइंस की स्थापना कब हुई तो 1932 में। टाटा एयरलाइंस का नाम बदलकर एयर इंडिया कब रखा गया तो 1946 में। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ तो 1953 में। साथ ही साथ एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको और याद रख सकते हैं, जैसे हो सकता है कि एयर इंडिया का नाम बदल करके फिर से ये कह सकते हैं कि टाटा एयरलाइंस हो सकता है, ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि टाटा एयर इंडिया जो वो बिकने वाली है, एयर इंडिया फिर से बिकने वाली है और इसमें कह सकते हैं कि लगभग अच्छा खासा इसमें कर्ज है, जिसके कारण से टाटा एयरलाइंस इसमें फिर से कह सकते हैं कि खरीदने का इसमें नाम आ रहा है कि ऐसा माना जा रहा है कि फिर से इसे टाटा एयरलाइंस ही खरीद लेगी। तो एयर इंडिया याद रखेंगे, एयर इंडिया ही हाल फिलहाल कह सकते हैं कि ये चर्चा में रहा है क्योंकि ये बिकने वाली है और लगभग इसमें कह सकते हैं कि कई हजारों करोड़ इसमें कह सकते हैं कि कर्ज आ गया है, जिसके कारण से कह सकते हैं कि ये बिकने के कगार पर है और इसे जो खरीदने वाली है वो खरीदने वाली है टाटा एयरलाइंस ही, ऐसा माना जा रहा है। अब देखना होगा आगे कि इसे कौन खरीदते हैं, लेकिन याद रखेंगे इसमें शेयर आज भी टाटा एयरलाइंस का या टाटा समूह का आज भी इसमें कह सकते हैं कि शेयर है, लेकिन पूरा कह सकते हैं कि शेयर जो वो टाटा का नहीं है। TIFR यहाँ पे एक शब्द आता है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। इसकी स्थापना भी 1945 में रतन टाटा के द्वारा किया गया था।
अगर पूछा जाए कि रतन टाटा को भारत रत्न किस वर्ष दिया गया था, तो 1992 में प्रथम उद्योगपति थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो 1992 में भारत रत्न से सम्मानित होने वाले ये प्रथम उद्योगपति थे रतन टाटा। इनका निधन अगर बात किया जाए, इनका निधन जो हुआ था वो 29 नवंबर 1993 को 29 नवंबर 1993 को रतन टाटा का निधन आगे चलते हैं। अगला इसमें है कि वर्तमान चेयरमैन अगर देखा जाए तो श्री राजीव बंसल जो कह सकते हैं कि राजीव बंसल ये वर्तमान चेयरमैन टाटा एयरलाइन, ये कह सकते हैं कि एयर इंडिया, टाटा एयरलाइंस तो नहीं कह सकते, एयर इंडिया ही कह सकते हैं। अभी वर्तमान में एयर इंडिया कह सकते हैं कि अगर पूछा जाए कि एयर इंडिया के वर्तमान चेयरमैन कौन है, तो ये हो जाएगा राजीव बंसल। तो राजीव बंसल ये नाम आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं। अगला सवाल इसमें पूछा गया है कि 8 मार्च 1941 को रांची में आदिवासी महासभा का चौथा अधिवेशन में किसने कहा कि मुसलमान और आदिवासी देश में कांग्रेस के हिंदू राज को स्वीकार नहीं करेंगे? तो यह कथन यह स्टेटमेंट वो किसके द्वारा दिया गया था? जब 8 मार्च 1941 को रांची में आदिवासी महासभा का चौथा अधिवेशन चल रहा था, तो उस समय यह स्टेटमेंट किसने कहा था कि मुसलमान और आदिवासी देश में कांग्रेस के हिंदू राज को स्वीकार नहीं करेंगे? तो यह स्टेटमेंट जो दिया गया था वो जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा दिया गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को पारित कर राष्ट्रपति के.आर. नारायणन ने अपनी मंजूरी या स्वीकृति कब दी थी? तो याद रखेंगे यहाँ पे तीनों डेट आपको याद रखने हैं। जैसे सबसे पहला इसमें डेट है, ये चारों डेट जो भी दिए गए हैं ये सारे महत्वपूर्ण हैं। जैसे 2 अगस्त बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक ये लोकसभा में पारित होता है। 11 अगस्त को ये राज्यसभा जाता है और राज्यसभा से पारित होता है 11 अगस्त को। जबकि 25 अगस्त 2000 को उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति के.आर. नारायणन ने अपनी मंजूरी दी या स्वीकृति प्रदान की है। उसकी माफ कीजिएगा। उसके बाद अगर बात करें तो 25 अगस्त 2000 को के.आर. नारायणन ने अपनी मंजूरी दी। उसके फलस्वरूप 15 नवंबर 2000 को झारखंड कह सकते हैं कि भारत के 28वें राज्य के रूप में गठित होता है। तो याद रखेंगे उसके पहले वो कह सकते हैं कि झारखंड जो है वो बिहार का भाग था, जो कि दक्षिणी बिहार के नाम से जाना जाता था उसके पहले। तो इन सभी चीज़ों को आप याद रखेंगे। अगला सवाल है कि इसमें हाल ही में वेद प्रकाश मारवाह का निधन हो गया है। वह झारखंड के साथ साथ किस राज्य के राज्यपाल रहे थे? तो यहाँ पे ऑप्शन है मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, ए और बी दोनों। तो याद रखेंगे झारखंड के अलावा वेद प्रकाश मारवाह मिजोरम और मणिपुर के भी राज्यपाल रह चुके हैं। तो इनके भी राज्यपाल वो रहे थे कुछ दिन के लिए। हम देख लेते हैं वो कौन सा समय था जब तक ये कह सकते हैं कि मिजोरम और मणिपुर के राज्यपाल रहे थे। एक्सप्लेनेशन में अगर बात करें तो झारखंड के चौथे राज्यपाल रहे वेद प्रकाश मारवाह का निधन 5 जून 2020 को हो गया। वे दिल्ली के पूर्व कमिश्नर एवं विभिन्न राज्यों के राज्यपाल भी रह चुके थे। झारखंड में अगर बात करें ये राज्यपाल के पद पर जब थे तो 12 जून 2003 से लेकर 9 दिसंबर 2004 तक। मिजोरम के ये राज्यपाल 2000 से 2001 तक। वहीं मणिपुर के राज्यपाल अगर बात करें तो 1999 से 2003 तक। अब आपसे यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है कि जब 99 से लेकर 2003 तक ये राज्यपाल थे मणिपुर के, तो मिजोरम के फिर ये राज्यपाल कैसे बने? तो याद रखेंगे उस समय इनको मिजोरम का अतिरिक्त कार्यभार जो है वो दिया गया था। तो याद रखेंगे, इस तरह से आप समझ सकते हैं। उसके अलावा अगर बात करें तो इनको पद्मश्री अवार्ड जो दिया गया था, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया 1989 में। 1989 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। इनके द्वारा एक पुस्तक लिखा गया है, हो सकता है कि आपके एग्जाम में पूछा जा सके कि अनसिविल वार्स पैथोलॉजी ऑफ टेररिज्म इन इंडिया। अनसिविल वार्स पैथोलॉजी ऑफ टेररिज्म इन इंडिया, ये पुस्तक जो वो लिखा गया है वो किसके द्वारा? तो ये कह सकते हैं कि वेद प्रकाश मारवाह के द्वारा ही लिखा गया है। आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार झारखंड में मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद के कुल सदस्य संख्या 12 या तो कह सकते हैं कि 15% से अधिक नहीं हो सकती है।
यह किस संविधान संशोधन में यह प्रावधान किया गया था? तो याद रखेंगे 91वें संविधान संशोधन, 91वें 1901 अमेंडमेंट एक्ट जब 2003 में आया था, तो उसके अनुसार यह प्रावधान किया गया कि झारखंड के जो कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री सहित 12 से अधिक जो वो मंत्री परिषद में 12 से अधिक जो वो नहीं हो सकता, या तो कह सकते हैं कि इसे 15% भी हम निकाल सकते हैं, 15% भी निकाल सकते हैं। जैसे आप 80 का अगर कहीं कह सकते हैं कि 15% निकालेंगे, तो 80 का 15% जब निकालेंगे तो आप देख सकते हैं ये इसका हो जाएगा 12, क्योंकि 80 का 10% 8 और 4 पे हो गया 5%, यानी 12 जो हो जाएगा इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तिथि से कितने वर्ष का कार्यकाल होता है? तो यहाँ से पूछा जा रहा है कि आखिर में राज्य लोक सेवा आयोग, जो भी राज्य लोक सेवा आयोग होता है, और उसके अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो कितने वर्षों का कार्यकाल होता है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पे सही इसका आंसर हो जाएगा 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक। 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक इसका कार्यकाल जो होता है वो होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब यहाँ पे या तो 6 वर्ष तक वो कंटिन्यू रहेंगे, या तो अगर 62 वर्ष उम्र उनका हो जाता है पूरा तो वो रिटायर कर जाते हैं। तो इनका कार्यकाल ये दोनों में जो पहले आएगा कह सकते कि माना जाता है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 315 के तहत झारखंड लोक सेवा आयोग की स्थापना 2002 में की गई। प्रथम अध्यक्ष इसके जो बनाया गया था वो फटीक चंद्र हेब्रम को प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था। अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति जो किया गया था वो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति जो किया जाता है वो किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। इनका कार्यकाल 6 वर्ष तक अथवा 62 वर्ष की आयु तक इनका कार्यकाल होता है। आगे चलते हैं, मुख्य सचिव से संबंधित कथनों पर सही कथन का चयन करें। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मुख्य सचिव, क्योंकि हम जानते हैं कि झारखंड का या तो कह सकते हैं कि किसी भी राज्य में जो मुख्य सचिव का पद होता है वो एक महत्वपूर्ण पद के रूप में देखने को मिलता है, जो कि मुख्यमंत्री के साथ साथ इनका कार्य जो होता है वो काफ़ी प्रमुख होता है। खास करके सचिवालय में इसका जो कार्य होता है वो प्रधान कह सकते हैं कि होते हैं। सचिवालय का प्रधान के नाम से भी जाना जाता है मुख्य सचिव को। और बता दें कि हर आईएएस का सपना होता है कि कम से कम वो किसी राज्य का एक बार मुख्य सचिव जरूर बने। ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि ये काफ़ी एक कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण पद के रूप में देखने को मिलता है, और राज्य का कह सकते हैं कि एक तरह से जिम्मा होता है इनके ऊपर। तो आइए देख लें, उन स्टेटमेंट को देख लेते हैं सारे। इसमें से बोला जा रहा है कि मुख्य सचिव से संबंधित सही कथन का चयन करें। यहाँ पे पहला स्टेटमेंट है कि सचिवालय का प्रधान मुख्य सचिव कहलाता है। बिल्कुल सही, क्योंकि सचिवालय का हेड जो होता है वो मुख्य सचिव ही कहलाता है। वह सचिवालय का किंग पिन होता है, ये भी सही है। और वह राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था का नेतृत्व भी करता है। तो उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि इनमें से किस अनुच्छेद को गांधीवादी तरीके की जीत या ए विक्ट्री ऑफ गांधीयन अप्रोच कहा जाता है? तो इस आर्टिकल को आपको बताना है कि वो कौन सा आर्टिकल है जिसे गांधीवादी तरीके की जीत कहा जाता है। जैसे आर्टिकल 19, 40, 21 और 51 का हम जानते हैं कि अनुच्छेद 40 जो कह सकते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित आर्टिकल माना जाता है। और हम जानते हैं कि गांधी जी पंचायती राज व्यवस्था को ये काफ़ी सराहते थे हमेशा, और वो हमेशा चाहते थे कि पंचायती राज व्यवस्था जो वो कह सकते हैं कि उत्तम व्यवस्था देखने को मिल सकता है। तो याद रखेंगे अनुच्छेद 40 को गांधीवादी तरीके की जीत कहा भी जाता है। साथ ही साथ इन सभी आर्टिकल तो आपको याद होंगे। 19 को आपको पता होगा, कई सारे इसमें अधिकार दिए गए हैं, मौलिक अधिकार ये संबंधित है। तो उसके अलावा आर्टिकल 21 भी आप सभी को पता होगा। आर्टिकल 51A मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, जबकि आर्टिकल 21 ये भी कह सकते हैं कि आपको कई सारे मौलिक अधिकार जो कि हम जानते हैं कि 12 से 35 तक ये मौलिक अधिकार का उल्लेख मिलता है। तो ये सभी आप सभी को पता होगा। अगला सवाल इसमें पूछा गया है कि सही मिलान करें। इसमें से सही कह सकते हैं कि सुमेलित करना है, सही सुमेलित करना है। सबसे पहले स्तर, अलग अलग स्तर दिया हुआ है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ये हम जानते हैं कि पंचायत जो पंचायती राज व्यवस्था होते हैं उसके अलग अलग ये 3 भागों में बटा हुआ है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। इसमें से आपको बताना है कि इसके सचिव कौन होते हैं। तो यहाँ से ये थोड़ा सा डीपली सवाल है, यहाँ से हो सकता है कि ऐसे सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि ग्राम पंचायत का जो सचिव होता है वो कौन होता है, पंचायत समिति का जो होता है वो कौन होता है, जबकि जिला परिषद का कौन होता है। तो हम जानते हैं कि ग्राम पंचायत का सचिव होता है वो पंचायत सेवक होता है।
पंचायत समिति का जो होता है वो प्रखंड विकास पदाधिकारी यानी वीडियो होता है, जबकि जिला परिषद का जो होता है इस सचिव वो उप विकास आयुक्त यानी डीडीसी कहलाता है, उप विकास आयुक्त, ये कह सकते हैं कि उप विकास आयुक्त सचिव होता है। तो इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा 3-2-1, 3-2-1 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला सवाल इसमें पूछा गया कि मुगल बादशाह शाहजहां के समकालीन चेरोवंशी शासक कौन है जिसने पुराने किले का निर्माण कराया था। अब यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि पलामू के पुराना किला का निर्माण जो है वो किसके द्वारा कराया गया था। तो पुराना किला हालांकि ये है लातेहार जिले में अवस्थित पुराने किले का निर्माण प्रताप राय के द्वारा कराया गया था, प्रताप राय के द्वारा। अब यहाँ पे पुराना किला, अगर पुराना किला पूछा जाए तो प्रताप राय, और अगर नया किला पूछा जाए तो हो जाएगा मेदिनी राय। तो नया किला अगर पूछा जाए तो मेदिनी राय, और पुराना किला अगर पूछा जाए तो वो हो जाएगा प्रताप राय। ये दोनों आपको याद रखने हैं, यहाँ से भी कई बार सवाल पूछे जाते हैं। अगर पूछा जाए कि मेदिनी राय किसके शासनकाल में थे तो याद रखेंगे वो औरंगजेब के शासनकाल में थे, जबकि प्रताप राय जो था वो किसके शासनकाल में थे, ये जहांगीर के शासनकाल में थे। अगला सवाल है कि दौड़, लांगड़े, धुरु मजाक तथा वीर सेरेन लोकगीत जो है वो किस जनजाति में प्रचलित लोकगीत माना जाता है। तो ये सभी लोकगीत जो है वो संथाल जनजातियों में प्रचलित देखने को मिलता है। जैसे दौड़ जो है वो एक विवाह विषय गीत है, लांगड़े, डांटा, गुलवारी, धुरु मजाक, रिंजा, झीका, दासाई, वीर सेरेन, ये सभी लोकगीत जो वो संथाल जनजातियों में प्रचलित लोकगीत के रूप में माना जाता है। आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि झारखंड का प्राचीन एवं अत्यंत लोकप्रिय वाद्य मांदर, जिसका बायां मुंह चौड़ा एवं दाहिना मुंह छोटा होता है, छोटे मुंह वाली खाल पर खास तरह का लेप लगाया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप देखे होंगे कि इस तरह का कह सकते हैं कि इस तरह से जो होता है वो मांदर बना होता है, इस तरह का मांदर बना होता है, इस तरह से मांदर बना होता है। अब यहाँ पे क्या कि दोनों अलग अलग पूछा जाता है। इसमें से पूछा जा रहा है कि बायां मुंह जो होता है, बायां मुंह जो होता है वो चौड़ा होता है, बायां मुंह जो होता है वो चौड़ा होता है, जबकि दायां मुंह जो होता है वो क्या होता है, दायां मुंह जो होता है वो छोटा होता है। अब यहाँ पे क्या कि एक लेप लगाया होता है, यहाँ पे एक लेप लगाया होता है, उसी लेप को क्या कहा जाता है इसके बारे में पूछा जा रहा है आपसे। कारहा, सींगा, ढप या किरण। तो याद रखेंगे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी किरण। बता दें कि मांदर के पतले भाग जो पतले मुंह की तरफ एक लेप लगाया होता है उसे किरण के नाम से जाना जाता है, जिसके कारण से कह सकते हैं कि एक गुंज जैसी आवाज़ भी देखने को मिलता है मांदर में, और ये झारखंड के सबसे लोकप्रिय वाद्य यंत्रों में से एक माना जाता है। आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि बांसुरी झारखंड में सुशीर वाद्यों में सबसे अधिक लोकप्रिय है। किस बांस की बनी बांसुरी सबसे उत्तम किस्म की मानी जाती है। ओलिबेरी, डुलुआ, डुल्डा या डोंगी बांस। तो हम जानते हैं कि डोंगी बांस जो होता है, डोंगी बांस जो होता है, इसके बांसुरी जो होते हैं वो सबसे उत्तम किस्म के बांसुरी माना जाता है। तो इसका सही आंसर होगा डोंगी बांस। डोंगी बांस के बने बांसुरी जो होता है वो सबसे उत्तम किस्म की मानी जाती है, और ये सुशीर वाद्ययंत्र के अंतर्गत आता है। अगला सवाल है कि फगुआ के दिन जनजातीय लोग पाहन के साथ किसकी डाली गाड़कर संवत जलाते हैं तथा मुर्गे की बलि एवं हंडिया का तपान चढ़ाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे है करम, पलास, साल या फिर सेमल या अरंडी। तो याद रखेंगे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी सेमल या अरंडी। याद रखेंगे यह फागुन महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है, फागुन महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है। वर्तमान में तो बीत चुका है होली, आप सभी को पता ही होगा कि होली बीत चुका है। इसमें जिसमें से पाहन के साथ सेमल या अरंडी की डाली गाड़ करके और संवत जलाते हैं। साथ ही साथ आप देखते होंगे कि जनरली हिंदुओं में ऐसा तो नहीं होता कि वहाँ पे तो कोई बलि तो नहीं होता है, लेकिन आदिवासी समाज में कह सकते हैं कि आदिवासियों में ऐसा प्रचलन है जहाँ पे कह सकते हैं कि मुर्गे की बलि एवं हंडिया का तपान आज भी चढ़ाया जाता है, और दूसरे दिन जो है वो धूर खेल मनाया जाता है। तो इस तरह से इन सभी चीज़ों को आप याद रखेंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सेमल या अरंडी की डाली गाड़कर। अगला सवाल है कि टॉलमी की पुस्तक जियोग्राफिया में एडमास नदी का उल्लेख है। ग्रीक भाषा में एडमास का अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि टॉलमी ने एक पुस्तक लिखा है जियोग्राफिया, जिसमें एडमास नदी का उल्लेख किया है। तो बताना है कि आपको ग्रीक भाषा में एडमास का अर्थ क्या होता है। सोना, हीरा,
विनाशक या फिर पवित्र। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी हीरा। एडमास का अर्थ होता है हीरा होता है, एडमास का अर्थ हीरा होता है। याद रखेंगे यहाँ पे क्या है कि झारखंड में कुछ ऐसे नदी हैं जहाँ पे कह सकते हैं कि हीरा पाए जाने के कह सकते हैं कि उल्लेख मिलता है। तो कुछ उन महत्वपूर्ण पुस्तकों को हम देख लेते हैं और साथ ही साथ उन नदियों के बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे अगर देखा जाए तो झारखंड क्षेत्र में हीरा पाए जाने संबंधी चर्चा जो कुछ पुस्तकों में मिलता है। जैसे सबसे पहले एक पुस्तक है अर्थशास्त्र, जो कि इंद्रवाहक नदी में हीरा पाए जाने संबंधी चर्चा मिलता है और इसकी चर्चा जो वो कौटिल्य के द्वारा किया गया है, क्योंकि हम जानते हैं कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, कौटिल्य है। उसी तरह से अगली नदी है ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी में हीरा पाए जाने संबंधी चर्चा हिस्टवायरे डू वायोकस, हिस्टवायरे डू वायोकस जो कि चेपुंजियो के द्वारा लिखा गया यह पुस्तक है, जिसमें से ब्राह्मणी नदी में हीरा पाए जाने संबंधी उल्लेख मिलता है। और तीसरा है एडमास नदी, और एडमास नदी ये ज्योग्राफिया में टॉलमी के द्वारा यह चर्चा मिलता है, जो कि कह सकते हैं कि एडमास नदी में भी हीरा पाए जाने संबंधी उल्लेख मिलता है। साथ ही साथ इसमें झारखंड में सोना पाए जाने से संबंधित भी कुछ नदियां हैं, जैसे स्वर्ण रेखा हम जानते हैं कि इसमें भी माना जाता है कि पुराने समय में छोटे छोटे इसमें सोने के कण पाए जाते थे। साथ ही साथ सोनभद्र, हिरण्यवाह या सोन, ये सभी एक ही नदी का नाम है। सोन नदी का नाम है सोनभद्र या हिरण्यवाह। कई बार आपसे एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि इनमें से सोनभद्र या हिरण्यवाह किस नदी का उपनाम है, तो सोन नदी को ही हिरण्यवाह के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखेंगे इन सभी का। तो ये दो ऐसे नदी थे जहाँ पे कह सकते हैं कि सोने पाए जाने संबंधी उल्लेख मिलता है। अगर आपको कोई और नदी भी आपको पता है तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे कि इसके अलावे भी ये नदी है जिसमें सोना पाए जाने संबंधित उल्लेख मिलता है। तो हम यहाँ पे 2 स्थान खाली छोड़ दिए हैं। अगर आपको पता होगा तो कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे कि इस नदी में भी सोना पाए जाने संबंधी उल्लेख मिलता है झारखंड की नदियों में। आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि झारखंड क्षेत्र के ब्राह्मणी नदी में हीरा पाए जाने की पुष्टि चेपुंजियो ने अपनी किस पुस्तक में की है। तो क्वेश्चन जो वो घुमा फिरा के इधर से उधर करके पूछा जा सकता है। जैसे हिस्टवायरे डू वायोकस, हिस्टवायरे डू वायोकस पुस्तक में चेपुंजियो ने किस नदी में, तो ब्राह्मणी नदी में हीरा पाए जाने संबंधी इसकी पुष्टि की है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि यूपीएससी, जेपीएससी जैसे अन्य परीक्षाओं की तैयारी से संबंधित पुस्तक द हॉक आईएएस का विमोचन 2020 में किसके द्वारा की गई है। तो ये पुस्तक पूछा जा सकता है आपके एग्जाम के लिए। द हॉक आईएएस का विमोचन जो वो किसके द्वारा किया गया है, जो कि कह सकते हैं कि यूपीएससी जैसे परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों से संबंधित ये पुस्तक लिखा गया है। तो ऑप्शन है द्रौपदी मुर्मू, हेमंत सोरेन, रविंद्रनाथ महतो या अर्जुन मुंडा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो के द्वारा द हॉक आईएएस मैगजीन का विमोचन जो वो किया गया है। तो याद रखेंगे ये एक मैगजीन है जो कि द हॉक आईएएस जो कि रविंद्रनाथ महतो जो कि झारखंड के वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष हैं उन्हीं के द्वारा, और ये 9वें विधानसभा अध्यक्ष हैं, उन्हीं के द्वारा यह पुस्तक का विमोचन किया गया है। अगला सवाल है पुस्तक कुडुख ग्रंथ की रचना किसने की है। पुस्तक कुडुख ग्रंथ की रचना किसने की है। तो कुडुख ग्रंथ की रचना अगर बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन है जसिंता केरकेटा, संदीप मुरारका, सरयू राय, अल्बिनुस ए मिंज। तो इसका सही आंसर होगा अल्बिनुस ए मिंज इसका सही आंसर हो जाएगा। कुडुख ग्रंथ इसलिए पिछले दिनों में चर्चा में था क्योंकि ये आदिवासी सरना विकास समिति ने इस पुस्तक पर आपत्ति जताया था कि यह पुस्तक जो वो कुडुख ग्रंथ बताया गया है, लेकिन वास्तविक में ये बाइबल को ज़्यादा प्रोत्साहित किया है, ना कि ये कुडुख भाषा को प्रोत्साहन किया है। इसलिए इसे कह सकते हैं कि इसका काफ़ी विरोध हुआ था, इसीलिए ये पुस्तक जो कह सकते हैं कि चर्चा में था। हो सकता है कि आपके एग्जाम में यहाँ से सवाल जो है वो पूछा जा सकता है। संदीप मुरारका के द्वारा एक लिखा गया पुस्तक शिखर को छूते ट्राइबल्स, ये संदीप मुरारका के द्वारा लिखा गया पुस्तक एक है। फिर अगर बात करें सरयू राय ये मैनहट्टन लम्हों ने खता की, इस तरह करके एक लंबा पुस्तक लिखा है, रांची ने सजा पाई, इस तरह से। तो इस पुस्तक के लेखक जो वो सरयू राय है। जसिंता केरकेटा ये भी कह सकते हैं कि हाल ही में चर्चा में रही थी, ये भी कई सारे महत्वपूर्ण पुस्तक जो है वो लिखी है। आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि मैंने छोटा नागपुर के कोयला खान से एक हीरा ढूंढ निकाला है। यह कथन प्रेमचंद ने झारखंड के किस कवि के लिए कहा था, या कह सकते हैं कि यह उक्ति जो है वो किसके लिए प्रयोग किया था प्रेमचंद ने। डॉक्टर द्वारिका प्रसाद,
राधा कृष्ण, हवलधारी राम हलधर, या कह सकते हैं कि हवलधारी रामगुप्त हलधर, या भवभूति मिश्र। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी राधा कृष्ण। राधा कृष्ण से संबंधित या राधा कृष्ण के बारे में प्रेमचंद ने कहा था कि मैंने छोटा नागपुर के कोयला खान से हीरा ढूंढ निकाला है। यानी कह सकते हैं कि ये एक ऐसे कवि माने जाते हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य, या कह सकते हैं कि अपने क्षेत्र में ये काफ़ी सराहनीय योगदान इनका रहा है। अगर बात करें इनके कुछ प्रमुख कहानी और उपन्यासों की, तो थोड़ा सा हम उन सभी चीज़ों को देख लेते हैं। यह उक्ति जो वो कह सकते हैं कि राधा कृष्ण के लिए कहा गया है। इनके कुछ महत्वपूर्ण कहानी में अगर देखा जाए तो रामलीला, सजला, गल्पिका, गेंद और गोल, ये इसके अलावा और भी कई ऐसे जो है वो महत्वपूर्ण कहानी इनका रहा है। उपन्यास में अगर देखा जाए तो उपन्यास में ये 5 उपन्यास ऐसे लिखे हैं जो कि काफ़ी पॉपुलर रहा है। इसमें भी रूपांतर जो वो सबसे ज़्यादा रहा है, लेकिन फुटपाथ 1951 में, 1952 में रूपांतर, 1953 में एक लिखे थे उपन्यास बोगस, 54 में सनसनाते सपने, और 63 में सपने बिकाऊ हैं। ये 5 इनके कह सकते हैं कि प्रमुख उपन्यास के रूप में माना जाता है। हालांकि इसके अलावा और भी कई सारे कविता, कई सारे कह सकते हैं कि लोकोक्ति, और भी कई सारे महत्वपूर्ण इन्होंने कह सकते हैं कि लेखन कार्य में काफ़ी सराहनीय योगदान इनका रहा है। तो कई बार एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि फुटपाथ, रूपांतर, बोगस, सनसनाते सपने या सपने बिकाऊ ये किसके उपन्यास हैं? तो राधा कृष्ण के उपन्यास हैं, या किससे संबंधित है? उपन्यास है, कहानी है, कविता है, तो ये सभी उपन्यास हैं। तो इस तरह से सवाल जो वो इधर उधर करके पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि झारखंड के किस आदिवासी भाषा के लिखने के लिए डॉक्टर करमचंद्र अहीर ने झाड़ लिपि, अब यहाँ पे एक नया लिपि का आप हो सकता है कि इसके पहले आप नहीं पढ़े होंगे, तो करमचंद्र अहीर ने झाड़ लिपि तैयार की थी। तो यहाँ पे अब पूछा जा रहा है कि आखिर में झाड़ लिपि जो होता है वो किस भाषा को लिखने के लिए प्रयोग किए जाने के लिए इसका विकास किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा पंच परगनिया, ऑप्शन डी। पंच परगनिया भाषा को लिखने के लिए जो है वो झाड़ लिपि का आविष्कार जो वो किया गया है, किसके द्वारा किया गया है? तो इसका कह सकते हैं कि विकास जो किया गया वो करमचंद्र अहीर के द्वारा किया गया है। इसके अलावा संथाली भाषा आपको पता होगा कि संथाली भाषा की लिपि ओलचिकी लिपि है, जिसका आविष्कार कह सकते हैं या जिसका विकास जो है वो 1941 में किसके द्वारा? पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा किया गया था। तो संथाली भाषा की लिपि ओलचिकी है, जबकि हो भाषा की लिपि जो है वो वारंग चीती लिपि है। हो भाषा की लिपि जो है वो वारंग चीती लिपि है। हो सकता है कि इसके पहले आप नहीं पढ़े होंगे, तो इसके पहले हम जब हो जनजाति पढ़ रहे थे, या तो कह सकते हैं कि इससे पहले हम इन सभी चीज़ों के बारे में या एक स्पेशल वीडियो हम इसके ऊपर बनाए हुए हैं कि हो भाषा की लिपि जो है वारंग चीती है वो किससे संबंधित है और इसका विकास जो वो किसके द्वारा किया गया था। तो 1940 में इसका विकास किया गया था। हो भाषा की लिपि वारंग चीती का 1940 में इसका विकास किया गया था। लाखो बोत्रा इनका नाम था, लाखो बोत्रा के द्वारा इसका विकास किया गया था। लाखो बोत्रा के द्वारा इसका विकास किया गया था 1940 ईस्वी में। वहीं 1941 ईस्वी में संथाली भाषा की लिपि ओलचिकी का आविष्कार पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा किया गया। जबकि पंच परगनिया भाषा की लिपि जो है वो कौन सा है? तो झाड़ लिपि। तो हो सकता है यहाँ से आपके एग्जाम में किसी से संबंधित आपसे पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला ये जमशेदपुर में अवस्थित है। तो जमशेदपुर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि झारखंड में आने वाला प्रथम 4 ईसाई मिशनरी या धर्म प्रचारक में कौन सा शामिल नहीं है? अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हम जानते हैं कि 1845 में 2 नवंबर 1845 में जब गौसनर मिशन आता है, जो कि झारखंड में प्रथम ईसाई मिशन माना जाता है गौसनर मिशन को, जो कि मिशन गौसनर के द्वारा ही भेजा गया था। जेई गौसनर के द्वारा भेजा गया था, जो कि जर्मनी बर्लिन के बेथलहेम से फादर जी गौसनर के द्वारा भेजा गया था। 2 नवंबर 1845 को ये सबसे पहले रांची पहुंचते हैं। 2 नवंबर 1845 को ये सबसे पहले रांची पहुंचते। अब रांची पहुंचने के पहले ये कह सकते हैं कि 4 मिशनरी को भेजे थे। उन 4 मिशनरियों में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा शामिल नहीं है। ऑप्शन है स्टेफर्ड क्रिप्स, एमिलो स्कॉच, अगस्ट ब्रांट, फ्रेडरिक वाच। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी स्टेफर्ड क्रिप्स इसका सही आंसर नहीं होगा। बाकी के एमिलो स्कॉच, अगस्ट ब्रांट, फ्रेडरिक वाच और थियोडोर जैक, आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 मिशनरी जो है वो लिखा गया है, एमिलो स्कॉच, अगस्ट ब्रांट, फ्रेडरिक वाच और थियोडोर जैक।
ये 4 कह सकते हैं कि मिशनरी जो है वो या धर्म प्रचारक जो है वो भेजा गया था ये झारखंड में ईसाई प्रचार के लिए सबसे पहले। तो अगर पूछा जाए कि कितने मिशनरी जो है वो सबसे पहले भेजा गया था झारखंड ईसाई प्रचार के लिए, तो उसके लिए 4 ईसाई मिशनरियों को भेजा गया था, एमिलो स्कॉच, अगस्ट ब्रांट, फ्रेडरिक वाच और थियोडोर जैक। और ये आए थे कहाँ से, तो जर्मनी के बर्लिन आप शहर आपको पता होगा, यहीं से बेथलहेम से फादर जी.ई. गोस्नर के द्वारा भेजा गया था। इन्हीं के नाम पर इस मिशन का नाम जो है वो गोस्नर मिशन रखा गया। आगे चलते हैं, अगला सवाल है कि इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिका के लेखक कौन है। इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिका ये भी काफ़ी पॉपुलर बुक है और कई बार यहाँ से सवाल जो वो पूछा जाता है। तो जॉन बैप्टिस्ट हॉफमैन के द्वारा लिखित यह पुस्तक इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिका इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। तो अगर पूछा जाए कि यह किसके द्वारा, तो जॉन बैप्टिस्ट हॉफमैन, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा खिलाड़ी हॉकी खेल से संबंधित नहीं है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इनमें से संबंधित नहीं है, तो हॉकी से संबंधित जो नहीं है उसके बारे में आपको चुनना है। तो माइकल किंडो, ये तो आप सभी को पता होगा कि हॉकी के ये विख्यात खिलाड़ी थे। सिल्वानुस डुंगडुंग, ये भी हॉकी के खिलाड़ी रहे हैं। सुमराय टेटे, ये भी क्योंकि हाल ही में इनका जो वो भारतीय हॉकी टीम में सिलेक्शन हुआ है, तो ये भी हॉकी से संबंधित है। जबकि पूर्णिमा मातो बता दें कि ये तीरंदाजी से संबंधित है, ना कि हॉकी से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। और साथ ही साथ याद रखेंगे सलीमा टेटे और निकी प्रधान, सलीमा टेटे और निकी प्रधान, हमने यहाँ सुमराय टेटे कह दिया। सुमराय टेटे हॉकी से संबंधित हैं, लेकिन जो भारतीय हॉकी टीम में चयन हुआ है वो सलीमा टेटे और निकी प्रधान, थोड़ा सा नाम एक जैसा था इसलिए कन्फ्यूजन हो गया। सलीमा टेटे और निकी प्रधान ये 2 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका कह सकते हैं कि चयन जो है वो भारतीय हॉकी टीम 2021 में हुआ था, जो कि ये खेलने के लिए भी गए थे वहाँ पे, जो कि दूसरे देश में इसका आयोजन किया गया था। तो याद रखेंगे इसका सही आंसर होगा सलीमा टेटे और निकी प्रधान। एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम रांची किस खेल का मैदान, या कह सकते हैं कि किस खेल का स्टेडियम है। एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम हम जानते हैं कि ये रांची में अवस्थित स्टेडियम है। हो सकता है डायरेक्टली आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम कहाँ पे अवस्थित है, तो रांची में अवस्थित है। किस खेल का ये स्टेडियम है, तो ये कह सकते हैं कि हॉकी से संबंधित स्टेडियम माना जाता है। तो यह हॉकी से संबंधित स्टेडियम है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम झारखंड के किस जिले में अवस्थित है। तो मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम ये जमशेदपुर में है। जबकि मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम ये बोकारो में अवस्थित है। मेकन स्टेडियम और रेलवे स्टेडियम ये रांची में अवस्थित है। जबकि जयपाल सिंह स्टेडियम ये भी रांची में अवस्थित है। तो इन सभी स्टेडियम के बारे में आप जरूर याद रखेंगे। साथ ही साथ JSCA स्टेडियम ये रांची में अवस्थित है। बाकी के और भी सारे स्टेडियम, कई सारे सवाल पूछे जाते हैं यहाँ से। तो कीनन स्टेडियम जैसे जमशेदपुर हो गया, कीनन स्टेडियम ये जमशेदपुर में अवस्थित है। JSCA स्टेडियम ये रांची में अवस्थित है और ये क्रिकेट का स्टेडियम है। आयरन गेट के नाम से मशहूर हॉकी खिलाड़ी माइकल किंडो का निधन 31 दिसंबर 2020 को हो गया। उनका जन्म झारखंड के किस जिले में हुआ था। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है और ये आयरन गेट के नाम से विख्यात थे। इनका जन्म अगर बात करें तो इनका जन्म जो है वो 20 जून 1947 को सिमडेगा जिले के कुरडेग प्रखंड के बैघमा गांव में हुआ था। 1972 में इन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था और अर्जुन अवार्ड पाने वाले ये झारखंड के पहले खिलाड़ी थे। तो याद रखेंगे ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल पूछा जाता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी महत्वपूर्ण, कई सारे कह सकते हैं कि भारत को, या तो कह सकते हैं कि कई सारे महत्वपूर्ण मेडल दिलाने में इनका अहम योगदान भी रहा है माइकल किंडो का। आगे चलते हैं, अगला सवाल है कि सही मिलान करें। आपको यहाँ पे क्या है कि कुछ महत्वपूर्ण घाटियाँ दी गई है, या कह सकते हैं ये पहाड़ियाँ दी गई है और इनको जो है वो सुमेलित करना है। जैसे इसमें सबसे पहला दिया हुआ है, पहला इसमें जो दिया गया है वो है देबोर घाटी, चंदन साहिद पहाड़ी, फुलडुंगरी और बाराकोपा पहाड़ी। आपको इसमें मिलाना है कि ये घाटियाँ या पहाड़ी जो है वो किस जिले में अवस्थित है। तो सबसे पहले इसमें आता है देबोर घाटी, ये कोडरमा में अवस्थित है। चंदन साहिद पहाड़ी, अगर इसकी बात करें चंदन साहिद पहाड़ी, तो ये रांची में अवस्थित है। अगला इसमें जो आ जाएगा
अगला इसमें पूछा गया है फुलडुंगरी। फुलडुंगरी, फुलडुंगरी ये कहाँ पे अवस्थित है? तो ये पूर्वी सिंहभूम में है, पूर्वी सिंहभूम में है, पूर्वी सिंहभूम में है। और अगला इसमें से है, अगला जो इसमें पूछा गया है वो है बाराकोपा पहाड़ी। बाराकोपा पहाड़ी ये गोड्डा में अवस्थित है, गोड्डा में अवस्थित है। तो इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा। देबोर घाटी ये कोडरमा में अवस्थित है। चंदन साहित पहाड़ी ये रांची में है। फुलडुंगरी, फुलडुंगरी ये पूर्वी सिंहभूम में है, फुलडुंगरी पूर्वी सिंहभूम में है, जबकि बाराकोपा पहाड़ी ये गोड्डा में अवस्थित है। तो इस तरह से यहाँ से आप मिलान कर सकते हैं। अगला सवाल है कि राजस्व जिलों की निगरानी हेतु किसकी नियुक्ति की गई थी? राजस्व जिलों की निगरानी हेतु किसकी नियुक्ति की गई थी? खुईम, काश्तकार, अमील या अमीन? तो बता दें कि राजस्व जिलों की निगरानी हेतु जो जिसकी नियुक्ति की गई थी उसे अमील के नाम से, अमील के नाम से जाना जाता है, अमील के नाम से जाना गया, अमील के नाम से जाना गया। तो इसका सही आंसर होगा अमील। आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम, छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम या छोटा नागपुर टेन्योर एक्ट कब प्रभावी हुआ? तो यहाँ से सवाल पूछा जा रहा है कि ये कब प्रभावी कब हुआ। आपको यहाँ से दो टाइप से सवाल पूछे जाते हैं, एक तो ये कब अधिनियमित हुआ और दूसरा ये कब से प्रभावित हुआ। जैसे सबसे पहले क्या, अधिनियम, कोई भी अधिनियम को हम बना दिए, अधिनियम को हम बना दिए, लेकिन आखिर में ये प्रभावी या लागू कब हुआ? तो ये दो टाइप से सवाल पूछे जाते हैं, एक तो अधिनियमित कब हुआ और दूसरा इसको प्रभावी या लागू कब हुआ। तो याद रखेंगे यह अधिनियम आदिवासियों के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया तथा उनको जमींदारों के शोषण से बचाने के लिए बनाया गया था, लेकिन यह असफल रहा। अधिनियम जो कह सकते हैं कि अधिनियम जो किया गया था वो 17 मार्च 1869 को, जबकि यह प्रभावी हुआ था 1 अप्रैल 1869 को। तो इसका सही आंसर होगा 1 अप्रैल 1869। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। बता दें कि छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम जो है ये मुख्य रूप से क्या है कि आदिवासियों के हितों की रक्षा के लिए ही बनाया गया था और उनको जमींदारों के जो भी शोषण थे उनको बचाने के लिए या उनसे बचाने के लिए इसको जो है वो तैयार किया गया था। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा था कि कुछ ऐसे गलत फहमी या तो कुछ ऐसे लोगों के कारण से, यह कह सकते हैं कि और कुछ लोगों के विश्वास नहीं होने के कारण से यह जो कह सकते हैं कि अधिनियम जो था वो कहीं ना कहीं फेल रहा, यह कह सकते हैं कि यह असफल रहा। अगला सवाल यहाँ पे पूछा जा रहा है उसी से संबंधित है, आगे देखते हैं कि जब छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम 1869 संतोषप्रद साबित नहीं हुआ तब तत्कालीन ब्रिटिश सरकार के किस गवर्नर जनरल ने इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 की धारा 5 के तहत छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम CNT एक्ट 1908 को पारित करने की अनुमति बंगाल काउंसिल को दी थी? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि उस समय गवर्नर जनरल कौन था जिसने यह अनुमति दी थी, या कह सकते कि जिसने इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 की धारा 5 के तहत छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पारित करने की अनुमति जो वो दिया था बंगाल काउंसिल को। तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड मिंटो द्वितीय। लॉर्ड मिंटो द्वितीय इसका सही आंसर होगा। उस समय जो थे वो गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो द्वितीय थे। तो हो सकता है कि इस तरह के सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। लंबे सवाल को देखकर कभी भी आप डरे नहीं, ऐसा नहीं कि लंबे सवाल में हो सकता है कि लंबे सवाल आपको काफ़ी चीज़ आसान भी कर देता है, क्योंकि उसमें डाटा ज़्यादा होता है और जहाँ पे क्वेश्चन में ज़्यादा डाटा होता है तो वहाँ पे आप क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि किस अधिनियम को जनजातियों का मैग्ना कार्टा या जनजातियों का महाअधिकार पत्र कहा जाता है? यानी जनजातियों का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। बंगाल रेगुलेशन एक्ट 1793, विल्किंसन रूल 1837, CNT एक्ट 1908 या SPT एक्ट 1949। तो याद रखें कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 या CNT एक्ट 1908 को जनजातियों का मैग्ना कार्टा या जनजातियों का महाअधिकार पत्र के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा CNT एक्ट 1908। अगला सवाल इसमें पूछा गया है कि बंदोबस्त रैयत की परिभाषा, बंदोबस्त रैयत की परिभाषा किस धारा में दी गई है? तो बंदोबस्त रैयत की परिभाषा यानी CNT एक्ट 1908 के अध्याय 4 में अगर बात करें तो अध्याय 4 के धारा 17 में जो वो अधिभोगी रैयत के अधिकार या बंदोबस्त रैयत का अधिकार जो वो दिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा धारा 17। अगर अध्याय पूछा जाए तो अध्याय 4 CNT एक्ट। हो सकता है कि कई लोगों को CNT एक्ट और SPT एक्ट उतना अच्छे से नहीं समझ में आता होगा कि वाकई में ये थोड़ा सा
टफ जरूर है लेकिन उतना भी टफ नहीं है जितना आप समझते हैं। इसको क्या है कि आप 2 से 3 बार जब आप पढ़ लेते हैं, पहला बार एक बार इसे सिर्फ रीडिंग कर जाएं। पहला बार क्या है कि इसको सिर्फ एक बार रीड कर जाएं। इसको पढ़ने का सबसे आसान तरीका एक बार सिर्फ याद कर लें, यानी सिर्फ कह सकते हैं कि थ्योरी जैसा आप पढ़ लें। दूसरा बार क्या है कि इसको थोड़ा सा समझ के पढ़ें, और तीसरा बार इसको कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से आप समझने का प्रयास करें और याद करने का प्रयास करें। लेकिन हम लोग क्या है कि पहला बार से ही याद करना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण से हमको कह सकते हैं कि ये दूरी बढ़ाना शुरू हो जाता है इससे। दूसरा क्या है कि दूसरा इसमें होता है क्या कि दूसरा बार हम इसको जब एक बार समझ के पढ़ लेते हैं तो तीसरा बार हमको याद करना आसान हो जाता है। तो 2 से 3 बार जब आप पढ़ लेते हैं इसको तो आप आसानी से याद रख लेते हैं। आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि किस नियमावली को भागलपुर के तत्कालीन कमिश्नर जॉर्ज यूल ने बनाया था, जिसे उसके नाम पर यूल नियमावली या यूल रूल्स भी कहा जाता है। अब यहाँ पे बताना कि वो कौन सा नियम था या कौन सा नियमावली था जिसको कह सकते हैं कि उस समय के तत्कालीन जो गवर्नर था जॉर्ज यूल ने बनाया था, जिसके कारण उसी के नाम पर उसका नाम जो रखा गया था वो यूल रूल्स रखा गया था। तो वो कौन सा नियमावली है, और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भागलपुर के तत्कालीन उस समय के कमिश्नर थे वो जॉर्ज यूल। ऑप्शन है बिहार शेड्यूल एरिया रेगुलेशन 1969, संथाल परगना बंदोबस्त 1872, संथाल पुलिस नियमावली 1856 या संथाल पुलिस नियमावली 1872। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी संथाल पुलिस नियमावली 1856। 29 दिसंबर 1856 को संथाल पुलिस नियमावली 1856 बनाया गया। इस नियमावली को भागलपुर के तत्कालीन कमिश्नर जॉर्ज यूल ने बनाया था। इसके लिए इसके नाम पर ही इसे यूल नियमावली या यूल रूल्स कहा जाता है। तो इस तरह से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। आगे चलते हैं। अगला सवाल है, आज का अगला सवाल है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में यह प्रावधान किया गया है कि उपायुक्त के आदेश के बिना कृषि भूमि से कोई व्यक्ति बेदखल नहीं किया जाएगा। तो यह कह सकते हैं कि यहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है कि यह जो उल्लेख मिलता है वो किस धारा में मिलता है या किस धारा में यह चर्चा की गई है। तो इसका सही आंसर होगा धारा 56 के तहत ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि 1990 में 66वें संविधान संशोधन के तहत इस अधिनियम की किस धारा को छोड़कर सभी धाराओं को 9वीं अनुसूची में डाला गया। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। यहाँ से कई बार सवाल जो वो पूछा भी गया है। इस तरह के सवाल जो वो रिपीट भी कर चुके हैं कि जब 66वें संविधान संशोधन हो रहा था 1990 में, तो क्या कि इस अधिनियम की सभी धारा को क्या कि 9वीं अनुसूची में जोड़ लिया गया था, लेकिन एक धारा को सिवा छोड़ करके। तो वो धारा कौन सा था, तो धारा होगा 19, कह सकते कि धारा 53। धारा 53 को छोड़ करके सभी धारा जो है वो 9वीं अनुसूची में डाला गया था। अब यहाँ पे आपसे एक सवाल जो है वो पूछा जा रहा है, आप जरूर इसका जवाब देंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। 9वीं अनुसूची जो आया था वो किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, इसका आंसर आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। कि इसका सही आंसर क्या होगा कि 9वीं अनुसूची जो है वो कब जोड़ा गया था। साथ ही साथ 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है, वो भी 10वीं अनुसूची कब जोड़ा गया था, तो 21वें संविधान संशोधन, या तो कह सकते हैं कि एक 52वां संविधान संशोधन। इस तरह से कई सारे सवाल, 71वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन, इस तरह से भी सवाल पूछा जाता है। तो ये सभी चीज़ को आप याद रखेंगे और इसका सही आंसर आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। कि चलिए हम 4 ऑप्शन भी आपको यहाँ से नहीं होता तो दे देते हैं। पहला संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन या फिर 92वां संविधान संशोधन। ये चारों ऑप्शन आपको दिया हुआ है। ये 4 ऑप्शन में आपको कमेंट करके बताना है कि कौन से संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। क्योंकि हम जानते हैं कि मूल संविधान में जो टोटल अनुसूची की संख्या थी वो थी 8। 4 अनुसूची इसमें बाद में जोड़ा गया, जो कि वर्तमान में टोटल 12 अनुसूची है। आर्टिकल तो कई सारे आर्टिकल हैं, उसके साथ साथ कुछ उप आर्टिकल भी हैं, यानी सब आर्टिकल्स भी हैं, लेकिन मुख्य रूप से अगर बात करें तो आर्टिकल 395 माना जाता है। आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि धारा 14 में वर्णित आधार पर रैयत के बेदखली के लिए आवेदन दुरुपयोग संबंधी परिवाद का समाधान, या कह सकते हैं कि परिवाद का समाधान तिथि से कितने वर्षों के भीतर किया जाएगा।
तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि धारा 14 में वर्णित आधार पर रैयत के बेदखली के लिए आवेदन दुरुपयोग संबंधी परिवार का समाधान हेतु तिथि से कितने वर्षों के भीतर किया जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 वर्षों के भीतर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है कि संथाल परगना में 1855 ईस्वी से 1935 ईस्वी के दौरान हुए बंदोबस्त कार्यवाही पर रिपोर्ट तैयार करने का कार्यभार किसे सौंपा गया था। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है कि संथाल परगना में 1855 से 1935 के दौरान हुए बंदोबस्त कार्यवाही पर रिपोर्ट तैयार करने का कार्यभार जो सौंपा गया था वो किसे सौंपा गया था। जॉन बैप्टिस्ट हॉफमैन, जॉर्ज यूल, जे विल्किंसन या जे.एफ. गेंजर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी जे.एफ. गेंजर। जे.एफ. गेंजर को यह रिपोर्ट जो वो तैयार करने का कार्यभार सौंपा गया था। बता दें कि मिस्टर गेंजर से पूर्व भी यानी जे.एफ. गेंजर से पूर्व भी एक व्यक्ति जो थे वो इसको कह सकते हैं कि संथाल परगना जो है वो रिपोर्ट जो प्रस्तुत किया था जो कि 1905 में प्रकाशित की गई थी। लेकिन बाद में इसे कह सकते हैं कि फिर से रिपोर्ट जो सौंपा गया था वो 1855 से लेकर 1935 तक इसका जो कह सकते हैं कि रिपोर्ट तैयार करने के लिए जो कार्यभार दिया गया था वो जे.एफ. गेंजर को दिया गया था। और यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ था कि जब जे.एफ. गेंजर ने इस रिपोर्ट को जब सौंपा था तो वहाँ पे काफ़ी चौंकाने वाले कह सकते कि रिपोर्ट सामने आया था, जिसके कारण से उसके बाद कई सारे महत्वपूर्ण जो है वो कार्य जो है वो किए गए। अगला सवाल है कि बिहार शेड्यूल एरिया रेगुलेशन एक्ट कब पारित किया गया। तो बिहार शेड्यूल एरिया रेगुलेशन एक्ट कब पारित किया गया था। 1855, 1892, 1969 या 1972 को। तो इसका सही आंसर होगा 1969 को। बिहार शेड्यूल एरिया रेगुलेशन एक्ट 1969 को पारित किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा 1969 यानी ऑप्शन सी। आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि बिहार भूमि सुधार अधिनियम बिहार लैंड रिफॉर्म्स BLR एक्ट कब पारित किया गया था। तो बिहार भूमि सुधार अधिनियम कब पारित किया गया था। तो इसके बारे में पूछा जा रहा है कि इसका सही आंसर होगा 1950 पे। 1950 में बिहार भूमि सुधार अधिनियम या बिहार लैंड रिफॉर्म्स यानी BLR एक्ट जो कब पारित किया गया था। तो 1950 में पारित किया गया था। आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि झारखंड के कितने ऐसे जिले हैं जिसकी सीमा 2 या उससे अधिक राज्यों से लगती है। तो यहाँ से भी इस तरह से आपसे सवाल जो वो पूछा जा सकता है कि झारखंड की बाउंड्री से संबंधित कई सारे महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछा जा सकता है। जैसे इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा 6 जिले। टोटल झारखंड के 6 ऐसे जिले हैं जो कि 2 या उससे अधिक राज्यों से अपनी सीमा को साझा करती है। वो कौन से ऐसे जिले हैं, उन सभी जिलों को हम एक एक करके देख लेते हैं। इसमें से अगर बात करें कुछ जिलों की तो यहाँ पे देख लेते हैं आप जिले। तो साहिबगंज ये बिहार और पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करता है। दुमका ये बिहार और पश्चिम बंगाल से। पूर्वी सिंहभूम पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। सरायकेला खरसावां ये भी पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। जामताड़ा ये उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से। जबकि गढ़वा ये झारखंड का एकमात्र ऐसा जिला है जो कि कह सकते हैं कि 3 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और बिहार ये 3 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। तो टोटल 6 ऐसे जिले हैं जो कि 2 या उससे अधिक राज्यों से अपनी सीमा को साझा करता है। तो इसका सही आंसर होगा 6। आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि इनमें से कौन से जिला झारखंड की छत्तीसगढ़ से सीमा साझा नहीं करती है। अब यहाँ से आपको क्या कि सीमाओं से संबंधित कई बार एग्जाम में सवाल जो वो पूछा जाता है कि कौन सा जिला का सीमा किससे लगती है और किससे नहीं लगता है। ऑप्शन में है गढ़वा, लातेहार, लोहरदगा और गुमला। तो हम जानते हैं कि गढ़वा तो सीमा लगता है, लातेहार भी लगता है, गुमला भी लगता है। लेकिन लोहरदगा और खूंटी 2 ऐसे राज्य कह सकते हैं कि 2 ऐसे जिले हैं झारखंड के जो किसी राज्य से अपनी सीमा नहीं लगाती है या कह सकते हैं कि अपनी सीमा साझा नहीं करती है। तो यहाँ से इस तरह से भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि झारखंड के कौन से ऐसे 2 जिले हैं जिसकी सीमा किसी राज्यों से नहीं लगती है, यानी लैंडलॉक डिस्ट्रिक्ट के रूप में मान सकते हैं इसे। तो वो होगा लोहरदगा और खूंटी 2 ऐसे जिले हैं। आगे चलते हैं। अगला इसमें अगर बात करें तो अगला सवाल जो होगा वो है कि इनमें से किस चट्टान को पैतृक चट्टान कहा जाता है जो झारखंड के लगभग 90% क्षेत्र में मौजूद है।
तो यहाँ से सवाल पूछा गया कि इनमें से किस चट्टान को पैतृक चट्टान कहा जाता है, जो झारखंड के लगभग 90% क्षेत्र पर मौजूद है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी आर्कियन ग्रेनाइट, नीस एवं धारवाड़। इस चट्टान को जो है वो पैतृक चट्टान के रूप में माना जाता है। बता दें कि आर्कियन ग्रेनाइट चट्टान जो है इसे पैतृक चट्टान इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये परतदार चट्टानें होती है, पहला। और दूसरा, ये आर्थिक दृष्टि से कह सकते हैं कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण के रूप चट्टानों के रूप में माना जाता है, क्योंकि इनमें प्रचुर मात्रा में खनिज मिलते हैं। आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि झारखंड की दूसरी सबसे ऊंची चोटी सरवत पहाड़ी किस जिले में अवस्थित है? सरवत पहाड़ी किस जिले में अवस्थित है? तो याद रखेंगे, झारखंड की पहली सबसे ऊंची चोटी या तो झारखंड की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ आप सभी को पता होगा, लेकिन झारखंड की दूसरी सबसे ऊंची चोटी अगर पूछ दिया जाए तो हो सकता है आप लोगों पे कह सकते हैं कि वहाँ पे दिक्कत हो सकता है। तो याद रखेंगे, झारखंड की दूसरी सबसे ऊंची चोटी सरवत पहाड़ी है। अब सरवत पहाड़ी है कहाँ? तो ये गढ़वा जिले में अवस्थित है। गढ़वा जिले में दरअसल सरवत एक गांव है, जो कि भंडरिया प्रखंड के सरवत एक गांव है। वहीं पर यह लगभग 4000 फीट ऊंची कह सकते हैं कि लगभग 4000, क्योंकि हम जानते हैं कि पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई जो है वो 4480 फीट है। 4480 फीट है, या तो कह सकते हैं कि 1365 मीटर लगभग इसकी ऊंचाई है। 1365 मीटर ऊंचाई है किसकी? तो ये पारसनाथ की है। लेकिन अगर बात करें कि दूसरी सबसे ऊंची चोटी सरवत पहाड़ी, इसकी लगभग ऊंचाई अगर देखा जाए तो लगभग 4000 फीट मान सकते हैं। 4000 फीट एग्जैक्ट हम नहीं बता रहे, लेकिन लगभग 4000 फीट। कई जगह पे आपको 3800 फीट मिलेगा, कई जगह पे आपको 4200 फीट मिलेगा। तो इस तरह से याद रखेंगे, लगभग 4000 फीट हम अप्रोक्स हम ले रहे हैं। साथ ही साथ इन सभी चीज़ों को तो आपको पता ही होगा। आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि 2000 किलोमीटर स्क्वायर में, या तो कह सकते हैं कि 2000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ राजमहल की पहाड़ी में कई छोटी छोटी पहाड़ियां मिलती है। गुंबदनुमा पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? गुंबदनुमा पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? टोंगरी, डोंगरी, टाड़ या दोन? तो याद रखेंगे, राजमहल की पहाड़ी में फैली कई सारी छोटी छोटी पहाड़ियां देखने को मिलता है, जो कि कुछ पहाड़ी ऐसे होते हैं जो कि नुकीले होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि गुंबदनुमा आकृति का होता है। तो अगर बात करें इसमें से, जो गुंबदनुमा आकृति का होता है उसे डोंगरी कहा जाता है, जबकि जो नुकीले आकृति की पहाड़ी होती है उसे टोंगरी के नाम से जाना जाता है। तो गुंबदनुमा को डोंगरी कहा जाता है, जो नुकीले होते हैं उसे टोंगरी कहा जाता है। अगला सवाल है कि पाट क्षेत्र से संबंधित सही कथनों का चयन करें। पाट क्षेत्र, ये झारखंड के कह सकते हैं कि झारखंड के एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि क्षेत्रों में से, पठारी क्षेत्रों में से एक माना जाता है पाट क्षेत्र। ये कह सकते हैं कि यह झारखंड के सबसे ऊंचा भूभाग माना जाता है, जिसमें पारसनाथ पहाड़ी, ये सभी पहाड़ियों को छोड़ करके तो झारखंड के यह सबसे ऊंचा भूभाग माना जाता है। तो बिल्कुल सही है। दूसरा, इसे पूर्वी पठार भी कहते हैं, जिसकी आकृति चतुर्भुजाकार है। तो ये गलत ऑप्शन है, क्योंकि इसे पश्चिमी पठार के नाम से जाना जाता है। इसे पश्चिमी पठार के नाम से जाना जाता है, ना कि पूर्वी पठार। और इसकी आकृति जो है वो त्रिभुजाकार है। कुछ इस तरह की आकृति जो वो देखने को मिलता है। इस क्षेत्र का ऊपरी भाग दोन कहलाता है, जबकि निचला भाग जो है वो टाण कहलाता है। तो ये भी कह सकते हैं कि ये भी स्टेटमेंट जो वो गलत है, क्योंकि हम जानते हैं कि ऊपरी भाग को टाण कहा जाता है, ना कि दोन, और निचला भाग को दोन कहा जाता है। ये दोनों स्टेटमेंट जो वो उल्टा किया हुआ है। तो इस तरह से भी सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे चुनना कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो, या कह सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका केवल एक सही होगा, केवल एक। यह झारखंड की सबसे ऊंचा भूभाग है। इसे पश्चिमी पठार के नाम से जाना जाता है, जिसकी आकृति चतुर्भुजाकार नहीं त्रिभुजाकार है। इस क्षेत्र के ऊपरी भाग को टाण कहा जाता है, ना कि दोन, और निचला भाग को इसे टाण नहीं दोन कहा जाता है, यानी एक दूसरे को अपोजिट किया हुआ है। देख लेते हैं यहाँ पे, टोटली हम पढ़ लेते हैं एक बार फिर से कि पाट क्षेत्र को पश्चिमी पठार भी कहते हैं, तथा यह भूभाग जो है वो त्रिभुजा आकार है, जिसका आधार उत्तर में और शीर्ष जो है वो दक्षिण में है। यानी कह सकते हैं कि कुछ इस तरह से यह जो है पठार वो कुछ इस तरह से बना हुआ है, यानी इस तरह से बना हुआ है, जो कि कह सकते हैं कि इसका आधार जो वो उत्तर में है, इसको हम नॉर्थ कहते हैं, इधर इसको हम साउथ कहते हैं, इसका शीर्ष जो है वो साउथ में है। तो इस तरह से जो है वो आकृति बना हुआ है पाट क्षेत्र का। इसके ऊपरी भाग को टाण कहा जाता है, जबकि निचले भाग को दोन के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल इसमें पूछा गया कि नदी और उसके उपनाम से संबंधित कथनों को आपको मिलान करना है, यानी सही सुमेलित करना है उसके नदी और उसके उपनाम से।
जैसे सोन नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो हम जानते हैं कि सोन नदी को हिरण्यवाह या सोनभद्र के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2, ए का हो जाएगा 2। अब यहाँ पे क्या है कि ऑप्शन आप एग्जाम में कैसे इस चीज़ को छांटें, तो देख सकते हैं कि सोन नदी जो वो हिरण्यवाह यानी दूसरा होगा, तो ए का दूसरा होगा, पहला तो नहीं होगा। चलिए इसको हटा दिए हम। अब इसमें से दूसरा हम जाते हैं पुनपुन। तो पुनपुन नदी को किस नाम से जाना जाता है? यहाँ पे हमको नहीं समझ में आ रहा है, कीकट या बमागधी। अगला है फल्गु नदी, और फिर फल्गु नदी को अंतः सलीला के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे एक हमको याद आया कि चलो फल्गु नदी को अंतः सलीला कहा जाता है, यानी सी में जो होगा वो 3 होगा। तो सी में 3 होगा तो यहाँ पे 4 है, तो ये तो नहीं होगा। अब 2 ऑप्शन छांट लिए, अब हमको 2 ऑप्शन बचा और 2 ऑप्शन को हम आसानी से छांट सकते हैं। तो इस तरह से क्या है कि आप इलिमिनेट करके भी आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो याद रखेंगे सकरी नदी को सुमागधी, जबकि पुनपुन नदी को कीकट या बमागधी के नाम से जाना जाता है। इस तरह से आप ऑप्शन को मिला सकते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि झारखंड की नदियों के प्रवाह या अपवाह के आधार पर सही क्रम का चयन करें। इसमें से अपवाह के आधार पर पूछा जा रहा है कि इसका सही अपवाह क्रम क्या होगा। तो सही अपवाह क्रम अगर देखा जाए तो सबसे पहले है दामोदर, स्वर्णरेखा, उत्तरी कोयल और दक्षिणी कोयल। तो ये तो कह सकते हैं कि गलत होगा, क्योंकि दक्षिणी कोयल का अपवाह जो वो उत्तरी कोयल से अधिक है। तो इसका सही आंसर होगा दामोदर, स्वर्णरेखा, दक्षिणी कोयल और फिर उत्तरी कोयल। इसका बी आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि सबसे लंबी नदी की जो माना जाता है, सबसे ज़्यादा अपवाह जो माना जाता है वो दामोदर का, फिर स्वर्णरेखा, फिर उसके बाद दक्षिणी कोयल, उसके बाद उत्तरी कोयल। तो इस तरह से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। आप क्षेत्रफल के आधार पर देख सकते हैं कि दामोदर का जो कुल अपवाह है वो लगभग 12,800 किलोमीटर स्क्वायर है। स्वर्णरेखा का लगभग 11,868 वर्ग किलोमीटर। दक्षिणी कोयल का अगर बात करें तो 11,099 वर्ग किलोमीटर, जबकि उत्तरी कोयल का 9,030 वर्ग किलोमीटर लगभग है। अगला यहाँ पे कुछ गर्म जल कुंड दिया हुआ है और झीलें दी हुए हैं। उन झीलों को आपको सही क्रम में मिलाना है, और जब भी इस तरह का सवाल आपसे अगर पूछा जाता है तो आपको डेफिनेटली यहाँ से कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है, या तो कह सकते हैं कि वहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो ऐसे में इसको कैसे सही करें? जैसे तपा तपानी ये दुमका जिले में अवस्थित है, ताता पानी ये लातेहार में है, तेतुलिया ये धनबाद में है, जबकि लाड़ला उदह ये पाकुड़ जिले में अवस्थित है। तो इसका सही आंसर होगा 1, 2, 3, 4, यानी पहला का ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, यानी एज इट इज उसी तरह से रखा गया है, इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है। तो इसका सही आंसर होगा 1, 2, 3, 4 इस तरह से। तो याद रखेंगे तपा तपानी ये दुमका में है, ताता पानी ये लातेहार में है, तेतुलिया ये धनबाद में है, जबकि एक और है ततलोई जो कि कह सकते हैं कि वो भी दुमका में अवस्थित है। तो इस तरह से आपको कह सकते हैं कि कन्फ्यूजन करता है थोड़ा सा। लाड़ला उदह ये पाकुड़ में जिले में अवस्थित है। आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि केवाल, चीटा, नगरा, मोबरा, हलमाद या हासा ये सभी मिट्टी जो है वो किसके स्थानीय नाम है? किस मिट्टी के स्थानीय नाम है? तो याद रखेंगे ये पंकीली मिट्टी के उपनाम माना जाता है। ये पंकीली मिट्टी के कुछ उपनाम है, जैसे केवाल, चीटा, नगरा, मोबरा, हलमाद, हासा, ये सभी जो वो किसके पंकीली मिट्टी के ये उपनाम है। आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि कुजरी तेल जो प्राकृतिक चिकित्सा के लिए बहुत उपयोगी होते हैं, यह तेल किस वृक्ष के बीजों से निकाला जाता है? कुजरी तेल आप नाम सुने होंगे, कुजरी तेल हो सकता है कई लोगों को आपको पता भी होगा इसके बारे में। तो कुजरी तेल याद रखेंगे, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किस वृक्ष के बीजों से इसको निकाला जाता है, जो कि प्राकृतिक चिकित्सा के लिए काफ़ी उपयोगी होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है सेमल, महुआ, साल और पैसार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी साल वृक्ष के या साल के बीजों से इस तेल को निकाला जाता है, जिसे कुजरी तेल के रूप में जाना जाता है। याद रखेंगे साल को झारखंड के राजकीय वृक्ष का दर्जा प्राप्त है। साथ ही साथ राजकीय पुष्प अगर पूछा जाए तो पलाश होगा, राजकीय पुष्प पलाश होगा। राजकीय जीव अगर पूछा जाए तो जंतु में अगर देखा जाए तो वो हाथी है। बाकी के आप इन सभी चीज़ों को पता ही होगा। आगे चलते हैं। झारखंड की पहली औद्योगिक नीति की प्रभावी तिथि कब थी? झारखंड की पहली औद्योगिक नीति, अब यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि औद्योगिक नीति कब आई थी, ये नहीं पूछा जा रहा है, आपसे ये पूछा जा रहा है कि इसकी प्रभावी तिथि कब से कब तक थी।
तो हम जानते हैं कि औद्योगिक नीति जो है, झारखंड की पहली औद्योगिक नीति वो अगस्त 2001 में आई थी, लेकिन उसकी प्रभावी तिथि जो था वो 15 नवंबर 2000 से 31 मार्च 2005 तक था। यानी 15 नवंबर 2000 से 31 मार्च 2005 तक था। अब यहाँ पे हो सकता है कि आप लोगों को समझ में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है कि जब आया औद्योगिक नीति जब 2001 में आया तो इसकी प्रभावी तिथि 2000 से कैसे होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि कई बार ऐसे सवाल जो वो कन्फ्यूजन थोड़ा सा करता है, तो इसलिए याद रखेंगे ये इसका सही आंसर हो जाएगा 15 नवंबर 2000 से 31 मार्च 2005 तक। और साथ ही साथ याद रखेंगे दूसरी औद्योगिक नीति 2012 में आया था, जो कि प्रभावी तिथि इसका था 1 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2016 तक। अगला सवाल है कि झारखंड की औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 की प्रभावी तिथि कब से कब तक थी। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 में इसकी प्रभावी तिथि कब से कब तक थी। तो इसका सही आंसर होगा 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2021 तक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इसका सही आंसर हो जाएगा। और हर 5 वर्ष में कह सकते हैं कि औद्योगिक नीति आता है हर 5 वर्ष में, लेकिन 2001 के बाद डायरेक्टली 2012 में औद्योगिक नीति आया था। तो याद रखेंगे सबसे पहले औद्योगिक नीति आया था वो 2001 में, फिर 2012 में, और फिर 2012 के बाद जो आया था जो कि 2011 से 16 तक था, और फिर उसके बाद 2016 में आया। फिर अगला जो आएगा वो 2021 में देखिए अब कब तक इसका कह सकते हैं कि औद्योगिक नीति आता है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आप याद रखेंगे। तो अगर पूछा जाए कि अभी तक जो वो झारखंड में कितने औद्योगिक नीति लागू किया जा चुका है झारखंड निर्माण के बाद, तो एक 2001 में, 2012 में, 2016 में और 3 बार हो गया। चौथा जो है वो 2021 में लागू होगा। अगला सवाल इसमें पूछा गया कि झारखंड पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति 2008 में कुल कितने अध्याय हैं। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कुल 9 अध्याय इसमें शामिल किए गए हैं। अगला सवाल है कि झारखंड राज्य जल नीति का निर्माण कब हुआ था। झारखंड राज्य निर्माण या कह सकते हैं कि झारखंड राज्य जल नीति का निर्माण कब हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी 2016 में। 2016 में झारखंड राज्य जल नीति आया था। आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि झारखंड रेशम तकनीकी विकास संस्थान ये कहाँ पे अवस्थित है। तो इसका सही आंसर होगा चाईबासा में। चाईबासा में झारखंड रेशम तकनीकी विकास संस्थान अवस्थित है। अगला सवाल है कि झारखंड सरकार ने कब खाद्य सुरक्षा अधिनियम पारित किया था। तो खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो पारित हुआ था वो 25 सितंबर 2014 को जो वो खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो वो पारित किया गया था 25 सितंबर 2014 को। इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, इसलिए इन सभी सवालों को आप नेग्लेक्ट नहीं कीजिएगा, जरूर इसे याद रखेंगे। यहाँ से आपको डेफिनेटली सवाल देखने को मिलेगा। अगला सवाल है कि टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी टेल्को की स्थापना किस वर्ष की गई है। तो टेल्को की स्थापना अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1948 ईस्वी में की गई है। अब यहाँ पे हो सकता है कि टाटा से संबंधित आप ये टेल्को के बारे में पूछा जा रहा है, ना कि टिस्को के बारे में पूछा जा रहा है। अगर यहाँ पे 1907 आप कन्फ्यूजन कर रहे हैं तो ये इसका गलत आंसर होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 1948 में, क्योंकि टाटा मोटर का अलग स्थापना हुआ है, टेल्को का अलग हुआ है। साथ ही साथ जो टाटा लौह एवं इस्पात खनिज का जो स्थापना हुआ था वो 1907 में हुआ था। 1911 में इसमें कह सकते हैं कि उत्पादन जो होता है वो शुरू होता है। तो इस तरह से साथ ही साथ इसमें पूछा जाता है कि इस्पात की जो कह सकते हैं कि उत्पादन जो होता है वो शुरू कब से होता है। तो इसके बारे में, इन सभी चीज़ों के बारे में, साथ में जो लौह अयस्क या खनिज का स्थापना जो होता है वो 1907 में होता है। टाटा स्टील का 1911 में इसमें उत्पादन शुरू होता है, और इस्पात की शुरुआत जो होता है वो 1914 से होता है। 1913-14 से इसकी वो कह सकते हैं कि इस्पात की उत्पादन शुरुआत होती है 1913-14 से। बोकारो लौह इस्पात कंपनी की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी। तो हम जानते हैं कि 1964 में बोकारो कह सकते हैं कि 1964 में इसकी स्थापना की गई थी। तो ये पंचवर्षीय योजना अगर देखा जाए तो इस तरह से तृतीय पंचवर्षीय योजना हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 56 तक, फिर दूसरा जो आया था वो 56 से 61 तक, और तीसरा आया था वो 61 से लेकर 66 तक। फिर बीच में 66 से लेकर 69 तक 3 वर्षों का गैप इसमें देखने को मिलता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो था वो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। दूसरा पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस पर आधारित था, और तृतीय पंचवर्षीय योजना ये कह सकते हैं कि कब से कब तक था, तो 61 से लेकर 66 तक।
तो इन सभी चीज़ों के बारे में और साथ ही साथ पंचवर्षीय योजना से भी कई सारे सवाल जो वो पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ याद रखेंगे यह सोवियत रूस के सहयोग से जो स्थापित की गई थी बोकारो बोकारो जो स्थापना किया गया था वो लो एस या खनिज की स्थापना जो किया गया था वो सोवियत रूस के सहयोग से किया गया था। यह कारखाना जो वो सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत जो वो कार्यरत है। आगे चलते हैं, अगला सवाल है कि हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन रूस एवं चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से स्थापित की गई, इसमें उत्पादन किस वर्ष आरंभ हुआ था। तो यहाँ पे आपको ये नहीं पूछा जा रहा कि इसकी स्थापना कब हुई, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इसकी में उत्पादन की शुरुआत जो है इसमें उत्पादन किस वर्ष आरंभ हुआ। तो अगर बात करें स्थापना की तो स्थापना 1958 में हुआ था, जबकि इसमें उत्पादन की शुरुआत जो होता है वो 1963 से होता है। 1963 से इसमें उत्पादन होता है शुरू और 1958 में इसकी स्थापना की गई थी। बिहार स्पंज आयरन उद्योग किस जिले में स्थापित है। बिहार स्पंज आयरन उद्योग किस जिले में अवस्थित है। तो इसका सही आंसर होगा पूर्वी सिंहभूम चांडिल। चांडिल पूर्वी सिंहभूम में अवस्थित है, पूर्वी सिंहभूम में अवस्थित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जो कि इसके स्वामित्व किसके अंतर्गत आता है। तो मोदी उमेश कुमार इसके स्वामित्व का मुख्य कह सकते हैं कि माना जाता है। अगला सवाल है कि पायराइट्स फॉस्फेट एंड केमिकल्स कंपनी कहाँ स्थित है। पायराइट्स फॉस्फेट एंड केमिकल्स कंपनी ये कहाँ पे अवस्थित है। ये कहाँ पे अवस्थित है तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी धनबाद में अवस्थित है। अगला सवाल है कि 5 जनवरी 2019 को पीएम नरेंद्र मोदी ने मंडल डैम परियोजना की उद्घाटन किया, यह किस जिले में अवस्थित है। तो याद रखेंगे यह लातेहार जिले में अवस्थित है। लातेहार जिले में अवस्थित है। मंडल डैम परियोजना उत्तरी कोयल पर लातेहार जिले में अवस्थित है। इसकी शुरुआत अगर बात करें तो इसकी शुरुआत जो है वो बहुत पहले हो गया था 1972 में, लेकिन बीच में कई सारे कारणवश इसको रोक दिया गया। फिर 1990 में बीच में चालू हुआ, लेकिन फिर से उसको रोक दिया गया और फाइनली ये कह सकते हैं कि बनकर जो तैयार हुआ वो 5 जनवरी 2019 को इसका उद्घाटन हुआ। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि आखिर में 1972 में इस पर रोक लगाया गया, वो क्यों। तो रोक इसलिए लगाया गया क्योंकि इसके करीब में कई सारे अभ्यारण्य हैं, जैसे बेतला नेशनल पार्क, पलामू टाइगर रिजर्व, ये सभी कह सकते हैं कि अभ्यारण्य थे। और साथ ही साथ इसके नीचे कई सारे छोटे छोटे जो वो गांव भी अवस्थित थे, जिसके कारण से ये डर था कि अगर कहीं भविष्य में किसी तरह से ये डैम अगर टूट जाता है तो कई सारे जान माल की क्षति भी होगी, जिसके कारण से इसमें कह सकते हैं कि प्रतिबंध लगाया गया था, इसमें रोक लगाई गई थी। इसमें कुल खर्च का जो आया है वो 2931.36 करोड़ रुपए इसमें कुल खर्च आया है। और इसके तहत जो सिंचाई कुल किया जाएगा, इसके तहत कुल सिंचाई जो किया जाएगा वो 19,604 हेक्टेयर इसमें कुल सिंचाई जो वो किया जाएगा, कुल क्षेत्रों में सिंचित होगी। अगला सवाल है कि 24 जनवरी 2019 को मुख्यमंत्री कन्यादान योजना और मुख्यमंत्री लाडली योजना को बंद कर किस योजना की शुरुआत की गई है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा मुख्यमंत्री सुकन्या योजना। मुख्यमंत्री सुकन्या योजना, इन दोनों योजनाओं को बंद करके एक सामूहिक योजना जो वो शुरुआत की गई है वो है मुख्यमंत्री सुकन्या योजना। इसकी शुरुआत अगर बात करें तो यह चाईबासा से इसकी शुरुआत होती है। चाईबासा से इसकी शुरुआत होती है। इसमें कुल लाभार्थी अगर बात करें तो 26 लाख परिवार इसके तहत कुल लाभार्थी होंगे। 18 वर्ष तक के लड़कियों को 40,000 रुपये झारखंड सरकार के द्वारा 6 अलग अलग किस्तों में इसमें राशि दी जाएगी। 10,000, 5,000, 5,000 इस तरह करके अलग अलग किस्तों में जो वो 6 किस्तों में 40,000 दिया जाएगा। आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है कि पद्मश्री पुरस्कार विजेता और दूसरा है वर्ष, यानी इसमें पद्मश्री पुरस्कार कब दिया गया और किस वर्ष दिया गया। जैसे प्रोफेसर दिगंबर हांसदा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, गुरु शशधर आचार्य और छोटनी महतो। तो छोटनी महतो आप सभी को पता होगा 2021 में दिया गया। गुरु शशधर आचार्य इन्हें 2020 में दिया गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी 2019 में और दिगंबर हांसदा को 2018 में कह सकते हैं कि पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे अगर सवाल आपसे पूछा जाए कि छोटनी महतो का संबंध किस क्षेत्र से है तो ये याद रखेंगे समाज सेवी है। गुरु शशधर आचार्य ये छऊ नृत्य से संबंधित हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी इनके बारे में पता होगा, समाज सेवी हैं। और दिगंबर हांसदा इनके बारे में तो लगभग हर कोई जानते हैं। तो ये सभी चीज़ लोक कला साहित्य से संबंधित ये सभी है। आगे चलते हैं। अगला सवाल इसमें पूछा गया कि 23 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा झारखंड में किस योजना की शुरुआत की गई है। तो इसका सही आंसर होगा आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत अगर बात करें 23 सितंबर 2018 को झारखंड की राजधानी रांची से इसकी शुरुआत होती है।
इसे PMJY या तो कह सकते हैं आयुष्मान भारत अभियान, इसे मोदी केयर के नाम से भी जाना जाता है या नमो केयर के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल मोदी केयर या नमो केयर इसका नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि ये जब अमेरिका में इसे लॉन्च किया गया था, तो अमेरिका में जब लॉन्च किया गया था तो इसका नाम वहाँ पे ओबामा केयर रखा गया था। ओबामा केयर क्योंकि उस समय दरअसल अमेरिका के उस समय वर्तमान राष्ट्रपति जो थे वो ओबामा थे, जिसके कारण से इसका नाम जो रखा गया था वो ओबामा केयर रखा गया था। ओबामा केयर इसका नाम रखा गया था। तो उसी के तर्ज पर ये कह सकते हैं कि योजना की शुरुआत किया गया है, इसीलिए इसे नाम जो है वो मोदी केयर दिया गया है। साथ ही साथ याद रखेंगे इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट अगर देखा जाए तो आयुष्मान भारत योजना विश्व की सबसे बड़ी सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना माना जाता है। इसकी शुरुआत झारखंड में 23 सितंबर 2018 को रांची से होती है। इसमें कुल लाभार्थी जो इसमें चयन किया गया था वो 29,05,180 और इसके तहत सरकारी अस्पतालों को जो चयन किया गया वो कुल 19 सरकारी अस्पतालों का चयन किया गया है। इंश्योरेंस कंपनी जो इसमें कार्य करेंगे वो कंपनी है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, जबकि यहाँ पे एक और वर्ड आता है NHPS, नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम। इसके फुल फॉर्म भी आपको याद होने चाहिए। अगला सवाल है कि शहीद ग्राम विकास योजना की शुरुआत झारखंड के किस जिले से हुई है? तो शहीद ग्राम विकास योजना झारखंड के उलिहातू गांव से, ये खूंटी जिले के उलिहातू गांव जो कि अमर शहीद बिरसा मुंडा जी के गांव से संबंधित, ये उलिहातू गांव से ही शहीद ग्राम विकास योजना की शुरुआत होती है। इसका मुख्य उद्देश्य था कि गांव में कह सकते हैं कि विकसित करना और जो भी अमर शहीद लोगों के गांव हैं, उसके घर हैं, उनके आसपास के कह सकते हैं कि क्षेत्र हैं, उसको विकसित करना इसका मुख्य उद्देश्य था। आगे चलते हैं। अगला सवाल इसमें पूछा गया कि झारखंड सरकार ने वर्ष 2019 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो इस तरह के भी सवाल आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो याद रखेंगे 2019 को निरोग बाल वर्ष के रूप में मनाया गया है। 2012 में बेटिया वर्ष, 2017 में महिला उद्यमी वर्ष, जबकि 2018 में गरीब कल्याण वर्ष के रूप में मनाया गया है, जबकि 2019 में निरोग बाल वर्ष के रूप में मनाया गया है। वहीं अगर बात करें 2020 में ये WHO के द्वारा नर्स एंड मिडवाइफ के रूप में घोषित किया है। तो हम थोड़ा सा समझते हैं कि ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ ये WHO के द्वारा घोषित किया गया 2020 को। अब ऐसा 2020 को यही क्यों? तो हम जानते हैं कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल जिनकी 200वीं जयंती के शुभ अवसर पर वर्ष 2020 को WHO ने, जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय जेनेवा है, इसके द्वारा ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ की घोषणा जो वो की गई है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि द लेडी विद लैम्प के नाम से फ्लोरेंस नाइटिंगेल के रूप नाम से जाना जाता है, यानी कह सकते हैं कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद लैम्प भी कहा जाता है, क्योंकि वो कह सकते हैं कि नर्स थी और ये कह सकते हैं कि काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने अपनी कार्यकाल में जब ये कार्य करते थे तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य करते थे। ऐसा माना जाता था कि जब ये रात को जब इनको हॉस्पिटल से जब छुट्टी मिल जाता था, जनरली सभी को क्या होता है कि जब हॉस्पिटल या कोई भी व्यक्ति होते हैं तो देखने को मिलता है जब उनको नौकरी से छुट्टी मिलती है तो वो सीधे वहाँ से सीधा ये अपना घर जाते हैं और घर में आराम करते हैं। लेकिन फ्लोरेंस नाइटिंगेल ऐसी महिला थी जो कि जब इनका कह सकते हैं कि जब अस्पताल से छुट्टी हो जाता था उसके बाद वो सैनिकों के पास जाते थे और वहाँ पे जो भी घायल होते थे उनको मदद करने के लिए वहाँ पर पहुँचते थे और देखते थे कि किसी को कोई कष्ट तो नहीं है या किसी को दिक्कत तो नहीं है। इसी के और साथ ही साथ वो हाथ में एक लैंप लिए हुए जाती थी, जिसके कारण से इसका नाम जो वो लेडी विद लैंप रखा गया है फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। इनका जन्म अगर बात करें तो 12 मई 1820 को, इसीलिए आप देख सकते हैं कि 1820 से 2020 यानी 200वीं जयंती जो है मनाया गया है 12 मई को। इटली के फ्लोरेंस में इनका जन्म हुआ था, फ्लोरेंस में जन्म हुआ था और यही 12 मई को हम जानते हैं कि नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है, नर्स डे के रूप में भी मनाया जाता है। तो इस तरह से इन सभी चीज़ों के बारे में आप याद रखेंगे। इस तरह के सवाल जो है वो आपसे पूछा जा सकता है। अगला सवाल है कि झारखंड के पहले महिला अभियंत्रण कॉलेज यानी पहली महिला इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ पे शुरुआत किया गया है? तो ये इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी गोला रामगढ़ में झारखंड की पहली महिला अभियंत्रण या पहली महिला इंजीनियरिंग कॉलेज की शुरुआत की गई है। अगला सवाल है कि भारत सरकार ने किस वर्ष सिंहभूम जिला को देश के प्रथम गज आरक्षी यानी एलिफेंट रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया? तो इसका सही आंसर होगा 26 सितंबर 2001 को। 26 सितंबर 2001 को कह सकते हैं कि एलिफेंट रिजर्व के रूप में घोषित किया था। अगला सवाल है कि 1994 में स्थापित बिरसा जैविक उद्यान ओरमांझी रांची किस नदी के तट पर बसा हुआ है?
तो ये भी सवाल जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर पूछा जाए कि किस नदी के तट पर बसा हुआ है, तो इसका सही आंसर होगा सपही नदी। सपही नदी के तट पर बसा हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग 33 पर यह अवस्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 33 पर अवस्थित है। तो हो सकता है राष्ट्रीय राजमार्ग भी पूछ लिया अगर आपसे, तो राष्ट्रीय राजमार्ग 33 पर है। किस नदी के तट पर है, तो सपही नदी पर है। कब इसकी स्थापना हुई, 1994 में इसकी स्थापना हुई। और ये कहाँ पे है, तो ओरमांझी रांची में। तो ये 4 फैक्ट आपको कम से कम याद होने चाहिए। आगे चलते हैं, अगला सवाल है, ईचागढ़ पक्षी विहार झारखंड के किस जिले में अवस्थित है। तो ईचागढ़ पक्षी विहार अगर बात करें तो ये सरायकेला खरसावां में अवस्थित है। सरायकेला खरसावां में अवस्थित है। जबकि उधवा पक्षी विहार ये साहेबगंज जिले में अवस्थित है, जिसकी स्थापना 1991 में हुई थी। अगला सवाल है, हाल ही में 150 मेगावाट का तैरता हुआ सोलर प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है। तो इसका सही आंसर होगा रांची में। हालांकि ये 2 अलग अलग जगहों पर किया जा रहा है। पहला तो है गैतल सूद डैम और दूसरा है ध्रुवा डैम। गैतल सूद डैम में 100 मेगावाट, जबकि ध्रुवा डैम में 50 मेगावाट क्षमता वाले कह सकते हैं कि कह सकते हैं कि सोलर प्लांट की स्थापना जो है वो की जा रही है, वो भी तैरता हुआ। हालांकि इसमें थोड़ा सा डगमग स्थिति देखने को मिला है, क्योंकि जो इसमें तैयार थे, जो कार्य कर रहे थे, वो कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत पीछे हटते हुए नजर आए थे। तो ये भी काफ़ी कह सकते हैं कि थोड़ा सा देखने वाला बात होगा कि ये कब कितना जल्दी जो वो अच्छे से तैयार कर लेते हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए कि किसके किसके बीच में एमओयू हुआ था, तो झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड, जेबीवीएनएल रांची और सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी सेकी। तो जेबीवीएनएल और सेकी के बीच में एमओयू 20 फरवरी 2019 को हुआ था। गैतल सूद डैम में 100 मेगावाट और धुरवा डैम में 50 मेगावाट की क्षमता वाले स्थापना होगा। गैतल सूद अगर पूछा जाए कि किस नदी के तट पर है, तो स्वर्णरेखा नदी के तट पर बसा हुआ है। दुनिया का सबसे बड़ा तैरता सोलर प्लांट अगर पूछा जाए तो चीन के अनहुई प्रांत में अवस्थित है। हो सकता है कि अगर वर्तमान में अगर कहीं चेंज हुआ होगा, तो थोड़ा सा ये पहले का डाटा है। अगर आपको पता होगा कि वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता दूसरा पार्क है या दूसरा सोलर प्लांट है, तो आप भी कमेंट करके हमें बता सकते हैं। लेकिन वर्तमान तक तो हम जानते कि हम जब तक ये डाटा तैयार कर रहे थे, उस समय तक तो ये चीन का अनहुई प्रांत ही था। अगर आपको लगता है कि इसके अलावा भी कोई और दुनिया का दूसरा देश बन गया है जो कि सबसे बड़ा तैरता सोलर प्लांट लगाया है, तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे। लेकिन वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता सोलर प्लांट जो वो चीन के अनहुई प्रांत में अवस्थित है। अगला सवाल है कि सोहराय और कोहबर से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो सोहराय और कोहबर हम जानते हैं कि इन्हें जीआई टैग प्राप्त हुआ है झारखंड के, और यह झारखंड का पहला ऐसा कोई लोक कला या चित्रकला है जिसको कह सकते हैं कि कला के क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में जो वो जीआई टैग मिला है। कोहबर और सोहराई कला कह सकते हैं कि हजारीबाग झारखंड की 2 प्रमुख लोक कला है। चित्रकला मानव विकास या उसके सभ्यता के विकास को दर्शाता है। मूल रूप से दोनों चित्रकला में नैसर्गिक रंगों का प्रयोग होता है, ये भी सही है। दूसरा भी सही है। तीसरा है कि सोहराय और कोहबर कला किसी भी श्रेणी में झारखंड को मिलने वाला यह पहला जीआई टैग है। बिल्कुल सही, इससे पहले झारखंड के कोई भी उत्पाद को जीआई टैग जो वो नहीं मिला है। तो इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, यानी उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला सवाल है कि चर्चा में रहा चियांकी एयरपोर्ट झारखंड के किस जिले में अवस्थित है। तो चियांकी एयरपोर्ट ये पलामू जिले में अवस्थित है। और ये ऐसा इसलिए चर्चा में रहा क्योंकि कुछ ही दिन पहले प्रधानमंत्री यहाँ पे प्रचार के लिए आए थे पलामू मेदिनीनगर। और साथ ही साथ याद रखेंगे चियांकी हवाई अड्डा ये कहाँ पे अवस्थित है, तो पलामू के मेदिनीनगर में अवस्थित है। अब यहाँ पे इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आप जरूर याद रखेंगे। वो कौन से हैं? 1861 में छोटा नागपुर के ब्रिटिश कमिश्नर इरिस्मान कोलोनेल एडवर्ड डाल्टन, इन्हीं के नाम पर जो इनका नाम जो है वो डाल्टनगंज रखा गया था। लेकिन बाद में इसे 2004 में इसका नाम बदल करके झारखंड सरकार के द्वारा इसका नाम बदलकर मेदिनीनगर कर दिया गया। अब मेदिनीनगर जो है वो नाम किसके नाम पर रखा गया है, तो हम जानते हैं कि पलामू के शासक रहे मेदिनी राय, जो कि झारखंड के अगर बात करें तो चेरो शासन में सबसे जो ताकतवर शासक माना जाता है वो मेदिनी राय को माना जाता है। और इनका कार्यकाल जो था, शासनकाल का कार्यकाल जो था वो कह सकते हैं कि 1658 से 1674 ईस्वी तक इन्होंने कार्य किया शासक के रूप में। और साथ ही साथ डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन इसके नाम बदल करके मेदिनी राय रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। चेरो शासन का स्वर्ण युग माना जाता है, वो मेदिनी राय के शासन काल को ही चेरो शासन का स्वर्ण युग के रूप में माना जाता है। आगे चलते हैं, अगला सवाल है
अगला सवाल है कि सर्वाधिक 1% वाला जिला कौन सा है। सर्वाधिक 1% वाला जिला कौन सा है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी लातेहार। ये नया आंकड़े के अनुसार से अगर बात करें तो सर्वाधिक 1% वाला जिला जो है वो लातेहार है। इससे पहले चतरा था लेकिन वर्तमान में लातेहार है। जामताड़ा में न्यूनतम 1% है जबकि लातेहार में सर्वाधिक 1% है। भारत के कुल वन क्षेत्रफल का अगर बात करें तो लगभग 3.4% वन जो है वो झारखंड में देखने को मिलता है। राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा कब की गई थी, तो राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा जो हुआ था वो कब हुआ था, तो 1988 में। 1988 में राष्ट्रीय वन नीति। और स्वतंत्र भारत की प्रथम वन नीति कब लागू हुई थी, तो वो 1952 में। तो स्वतंत्र भारत की प्रथम वन नीति अगर पूछा जाए तो 1952 में, जबकि राष्ट्रीय वन नीति कब लागू हुआ था, 1988 में। अगला सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस तो हम जानते हैं कि 22 मई को इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे के रूप में मनाया जाता है। तो ये इसका सही आंसर होगा 22 मई को। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, विश्व जल दिवस, और भी कई सारे यहाँ पे महत्वपूर्ण कार्य हैं इन सभी चीज़ों के बारे में। विश्व वानिकी दिवस, ये सभी चीज़ जो है वो मार्च के महीने में मनाया जाता है। अगला सवाल है कि झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन कब हुआ था। तो झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन कब हुआ था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी 2009 में। 2009 में इसका गठन हुआ था। और साथ ही साथ याद रखेंगे 2008 में भारत सरकार ने गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया है। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा प्राकृतिक आपदा का उदाहरण नहीं है। प्राकृतिक आपदा का उदाहरण नहीं है। भूकंप, चक्रवात, ज्वालामुखी विस्फोट या नाभिकीय विस्फोट। तो इसका सही आंसर होगा नाभिकीय विस्फोट। नाभिकीय विस्फोट जो है ये कह सकते हैं कि प्राकृतिक आपदा के रूप में नहीं माना जाता है। आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब हुआ था। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन जो है वो कब किया गया था, तो 2006 ईस्वी में। अगला सवाल है राज्य आपदा प्राधिकरण की अध्यक्षता कौन करता है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्षता कौन करता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी मुख्यमंत्री के द्वारा। और साथ ही साथ याद रखेंगे जिला आपदा प्राधिकरण का जो प्रमुख होता है वो मजिस्ट्रेट और उपायुक्त होता है। मजिस्ट्रेट और उपायुक्त के द्वारा ये इसका कह सकते हैं कि संचालन होता है। अगला सवाल है झारखंड का सबसे लंबा नदी पुल श्रीनगर पांडुका पुल किस नदी पर बना है, किस नदी पर बन रहा है, तो इसका सही आंसर होगा सोन नदी पर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। झारखंड के गढ़वा कांडी प्रखंड के श्रीनगर और बिहार रोहतास जिले के नौहट्टा प्रखंड के पांडुका के बीच सोन नदी पर यह बन रही है। तो अगर पूछा जाए कि झारखंड के किस जिले को जोड़ेगी, तो यह झारखंड के गढ़वा और बिहार के रोहतास जिले को जोड़ेगा, जिसके कारण से लगभग 70 से 80 किलोमीटर का डिफरेंस जो है इससे कम होगा। 70-80 किलोमीटर का डिफरेंस जो वो कम हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्न में से किनका संबंध झारखंड में स्वदेशी आंदोलन से रहा है, तो इसका सही आंसर होगा नागरमल मोदी। नागरमल मोदी का कह सकते हैं कि संबंध जो वो स्वदेशी आंदोलन से रहा है। अगला सवाल है झारखंड सरकार ने अपने नए प्रतीक चिन्ह का अनावरण कब किया। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि नए प्रतीक चिन्ह का अनावरण जो किया था वो कब किया था, किस डेट को, तो याद रखेंगे 15 अगस्त 2020 को। 15 अगस्त 2020 को इसका अनावरण किया गया। साथ ही साथ उसी दिन से लागू भी कर दिया गया। तो हो सकता है क्वेश्चन आपसे घुमा फिरा के पूछ सकता है कि अनावरण कब किया गया, लागू कब किया गया, तो ये दोनों एक ही तिथि को किया गया। इसमें कुछ कुछ चीज़ों को स्थान दिया गया, जैसे पलाश, हाथी, सौरा चित्रकारी, साथ ही साथ जो राष्ट्रीय चिन्ह हमारा है सत्यमेव जयते उसको भी स्थान मिला है। और भी कई सारे ऐसे इसमें देखने को मिलता है। जैसे इसमें अगर बात करें संख्याओं के आधार पर अगर पूछ लिया जाए तो 7 गोल घेरा जो कि अलग अलग घेराओं में बटा हुआ है, 24 हाथी, 24 पलाश फूल, 24 मानव जोड़ियाँ। और साथ ही साथ इसमें अनावरण अगर बात करें तो राज्यपाल के द्वारा अनावरण किया गया था रांची में। तो इन सभी चीज़ों को फैक्ट को आप याद रखेंगे। अगला सवाल है कि साहिबगंज स्थित मल्टी मॉडल बंदरगाह का उद्घाटन कब हुआ। तो साहिबगंज स्थित मल्टी मॉडल बंदरगाह का उद्घाटन जो है वो कब हुआ, तो इसका सही आंसर होगा 12 सितंबर 2019 को। इसका उद्घाटन जो है वो 12 सितंबर 2019 को साहिबगंज के समदा नाला नदी जो कि गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। इसमें लागत अगर बात किया जाए तो 280 करोड़ की लागत से यह बनाया गया है। 280 करोड़ की लागत से यह बनाया गया है। और साथ ही साथ याद रखेंगे राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो कि हल्दिया से इलाहाबाद से ये जुड़ेगा। और इसका नामकरण जो किया गया वो अटल बिहारी वाजपेयी मल्टी मॉडल टर्मिनल के नाम पर इसका नामकरण किया गया है।
अटल बिहारी वाजपेयी मल्टी मॉडल टर्मिनल इसका नाम रखा गया है। झारखंड में यह बंदरगाह बता दें कि यह अपनी तरह का इकलौता बंदरगाह के रूप में माना जाता है। अगला सवाल इसमें पूछा गया कि हाल ही में किस स्थान पर झारखंड की पहली और भारत की चौथी टंगस्टन भंडार खोजा गया है। तो याद रखेंगे हाल ही में झारखंड के किस स्थान पर, तो याद रखेंगे गढ़वा के सलतुआ नामक स्थान पर झारखंड की पहली और भारत की चौथी टंगस्टन भंडार खोजा गया है। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि आखिर में टंगस्टन है क्या। तो टंगस्टन और साथ ही साथ याद रखेंगे इसकी जानकारी जो वो GSI यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने दी थी। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसकी जानकारी दी थी। टंगस्टन का उपयोग अगर देखा जाए तो ये बिजली के बल्ब में, फाइटर जेट, रॉकेट, एयरक्राफ्ट, एटॉमिक पावर प्लांट, ड्रिलिंग और कटिंग टूल्स, इलेक्ट्रोड, स्टेनलेस स्टील के वेल्डिंग में, फ्लोरेसेंट लाइटिंग में, दांत के इलाज में और उच्च तापमान वाली जगहों पर इसका उपयोग जो है वो किया जाता है। क्या झारखंड से पहले भी कौन कौन सा स्थान पे था, तो राजस्थान के नागौर जो कि डेगाना, आप नाम सुने होंगे, डेगाना में ये टंगस्टन का पहला भंडार खोजा गया था राजस्थान में, दूसरा महाराष्ट्र के नागपुर और तीसरा पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में। ये सभी चीज़ों के और झारखंड जिसमें जो चौथा स्थान जो है वो प्राप्त किया है जिसमें टंगस्टन का भंडार मिला है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये अंतिम सवाल है, और इसका आंसर आप कमेंट करके जरूर बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी की झारखंड यात्रा नामक पुस्तक के लेखक कौन है। अनुज कुमार सिन्हा, नीलोत्पल मृणाल, जसिंता किरकेटा, शैलेंद्र महतो। तो इसका सही आंसर आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव एंड सपोर्ट। आप लोगों ने काफ़ी प्यार और सपोर्ट किया है अभी तक। इसी तरह से आगे भी हमें करते रहें और हम इसी तरह से मेहनत आगे भी करते रहेंगे और आप सभी के बीच एक से एक सेट हम लेकर आते रहेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो एक लाइक ज़रूर कर देंगे, और नहीं पसंद आया तो आप डिसलाइक बेशक कर सकते हैं, ताकि हमको भी पता चले कि हमको और कहाँ पे बदलाव का लाना है और उसको हम सुधार करके नेक्स्ट टाइम अच्छे तरीके से लाने का प्रयास करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही साथ अगर चैनल पे अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि जब भी कोई हम अगला वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।